हेलो बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिक्स को हम कंपेयर कर चुके हैं और उस टेबल में हमने देखा कि मैग्नेटिज्म में जो जो टर्म्स आपको पढ़ने हैं वो बहुत सिमिलर हैं उन क्वांटिटीज की जिसकी स्टडी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में की थी। तो इससे आपको काफी हेल्प होगी कि मैग्नेटिज्म में हमको क्या चीजें पढ़नी है और जाना पहचाना सही लगेगा। फिर भी हम लोग मैग्नेट से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन पढ़ते हैं, कुछ बेसिक छोटे छोटे क्वांटिटीज और डेफिनेशंस को हम आप बताते हैं जो आपके लिए यूजफुल होगी, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशंस। मैग्नेट को हम लोग पढ़ चुके हैं कि मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो आयरन और बाकी के फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, निकल, कोबाल्ट, Fe2O3 जैसे मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। तो मैग्नेट से रिलेटेड हम लोग पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि मैग्नेट दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल मैग्नेट होता है और एक मैन मेड या आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है। तो हम लोग शेप के बारे में भी बता देते हैं कि मैग्नेट के नॉर्मली शेप जो होते हैं, आप लिख सकते हो शेप ऑफ द मैग्नेट लिख सकते हो। यूजुअली मैग्नेट तीन तरह के शेप में पाए जाते हैं या बनाए जाते हैं। शेप्स ऑफ मैग्नेट, शेप्स ऑफ मैग्नेट, राइट, शेप्स ऑफ मैग्नेट। तो एक मैग्नेट होता है जिसको हम कहते हैं बार मैग्नेट। ये रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड फॉर्म में होता है, बार मैग्नेट की शेप में होता है बार मैग्नेट। दूसरा का शेप होता है एक, कुछ लोग सिलेंड्रिकल मैग्नेट भी यूज करते हैं, सिलेंड्रिकल मैग्नेट, सिलेंड्रिकल शेप में मैग्नेट पाए जाते हैं। कहीं कहीं पे एक हॉर्स शू मैग्नेट जिसको यू शेप करता है, हॉर्स शू, ठीक है, हॉर्स शू मैग्नेट यू शेप में होता है मैग्नेट, ठीक। और बार मैग्नेट का शेप ऐसा होता है, ये टू डायमेंशन डायग्राम एक्चुअली, ये यहाँ पे इसका एक पोल होता है नॉर्थ पोल और ये होता है साउथ पोल होता है, ठीक है। और अगर हम लोग थ्री डायमेंशन बनाए शेप इसका, तो ये मैग्नेट जो है वो ऑलमोस्ट इस तरह से होता है, ऐसे इस तरह से मैग्नेट शेप सबने देखा होगा मेरे ख्याल से, इस तरह से शेप में मैग्नेट होता है। यहाँ पर नॉर्थ पोल होता है और यहाँ पर इसका साउथ पोल होता है। हॉर्स शू सिलेंड्रिकल मैग्नेट भी इस तरह के होते हैं जो मोटर्स वगैरह में या गैल्वेनोमीटर वगैरह में यूज किए जाते हैं। सॉफ्ट आयरन का बनाया जाता है मैग्नेट, इसका नॉर्थ पोल यहां पर होता है और साउथ पोल यहां पर होता है। और जो हॉर्स शू मैग्नेट होता है, हॉर्स शू मैग्नेट जो होता है वो यू शेप का होता है, इस तरह से शेप होता है इसका। और एक शेप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, एक पतली स्ट्रिप होती है, पतली सी जो नीडल के फॉर्म होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक नीडल बोलते हैं, मैग्नेटिक नीडल बोलते हैं। कंपास नीडल भी कुछ लोग इसे कहते हैं, जो पतली सी पट्टी होती है, स्ट्रिप होती है, सेंटर पे थोड़ी वाइड होती है, चौड़ी होती है और किनारों पर ये थोड़ी सी नुकीली होती है। इसका मार्क लगा रहता है, जहां पे रेड कलर का एक मार्क होता है, इसमें नॉर्थ लिखा होता है, उसमें साउथ होता है। तो ये एक फ्रीली सस्पेंडेड एक्सिस को घूमती रहती है और इसको यूज किया जाता है डायरेक्शंस बताने के लिए, ठीक है। तो अब इसको नोट कीजिए, फिर बताते हैं। अब मैग्नेट से रिलेटेड सिंपल सिंपल छोटे छोटे डेफिनेशंस हम लोग पढ़ते हैं, टर्म्स जिसकी आपको जरूरत पड़ती है। तो पहला जो डेफिनेशन इसमें है वो है मैग्नेटिक पोल्स, मैग्नेटिक पोल्स, मैग्नेटिक पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ। कोई नया वर्ड नहीं है, सब जानते हैं। हर मैग्नेट में ऐसे दो पॉइंट्स होते हैं उसके किनारों पर, जहां पर मैग्नेटिक अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है। दो पोल्स होते हैं मैग्नेट के, एक को आप नॉर्थ पोल बोलते हो और एक को एक्चुअली साउथ पोल बोलते हो। तो सवाल उठता है कि किस पोल को नॉर्थ पोल बोले और किस पोल को साउथ बोले। तो आप किसी भी मैग्नेट को अगर उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास से फ्रीली सस्पेंड कर दो, तो उसका जो पोल नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, अर्थ के नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, उसको नॉर्थ पोल बोलते हैं। और जो साउथ के डायरेक्शन में आएगा लटकने के बाद, वो साउथ पोल होगा। हम सब जानते हैं कि किसी भी मैग्नेट को अगर फ्रीली सस्पेंड करोगे, इट अलाइंस इटसेल्फ इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, राइट। तो मैग्नेटिक पोल्स की डेफिनेशन ये है कि हर मैग्नेट के किनारों पर, नियर उसके एजेस पर, दो पॉइंट्स होते हैं विद द मैग्नेटिक अट्रैक्शन मैक्सिमम, और इसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक पोल्स, राइट। या ध्यान रखना। तो आप डेफिनेशन लिखते हैं मैग्नेटिक पोल्स की, कि आप डेफिनेशन मैग्नेटिक पोल्स की डेफिनेशन लिखें। इन ईच मैग्नेट, इन ईच मैग्नेट, there are 2 points, there are 2 points, there are 2 points where the magnetic attraction is maximum, magnetic attraction
is maximum. Is maximum. Maximum. These points of attraction, these centers of magnetic attraction कह सकते हैं हम लोग. These centers of magnetic attraction, after this, so near the edges of the magnet, na? Near the ends or near the edges of the magnet are called magnetic poles. Please लिखिए, डेफिनेशन लिखिए. नेक्स्ट डेफिनेशन है पोल स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेट. हर मैग्नेट में दो पॉइंट्स हैं, दो सेंटर ऑफ मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, जिसको आपने मैग्नेटिक पोल्स कहा. एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है. तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी है ना. वीक मैग्नेट अगर होंगे तो उसके जो पोल्स होंगे वो वीक होंगे. अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा तो उसमें मैग्नेटिक अट्रैक्शन ज्यादा होगा. तो पोल स्ट्रेंथ को हम कह सकते हैं कि पोल स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक अट्रैक्शन. अगर पोल स्ट्रॉन्ग है तो मैग्नेटिक अट्रैक्शन ज्यादा होगा. अगर अट्रैक्शन वीक है, अगर पोल्स वीक हैं तो मैग्नेटिक अट्रैक्शन भी कम होगा. ये ऑब्जर्व किया गया कि किसी मैग्नेट का जो पोल स्ट्रेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द मैग्नेट होता है. जैसे कि मान लीजिए एक बार मैग्नेट है भैया, ठीक है, बार मैग्नेट, तो क्रॉस सेक्शन एरिया ये कहलाएगा. ये इसको हम लोग एरिया बोल सकते हैं. और हम कह सकते हैं कि m यानी कि पोल स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल K. कुछ लोग पोल स्ट्रेंथ को QM से भी डिनोट करते हैं, लोग स्मॉल m से डिनोट कर रहे हैं. और यूनिट ऑफ SI यूनिट निकालेंगे हम लोग. SI यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ जो है, SI यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ जो है इक्वल टू होता है एम्पियर मीटर AM, ठीक है, और न्यूटन पर टेस्ला भी होता है. न्यूटन पर टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है. प्लीज नोट कीजिए. नेक्स्ट डेफिनेशन है बेटा मैग्नेटिक लेंथ और इफेक्टिव लेंथ ऑफ द मैग्नेट. नॉर्मली मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं, कोई लोग इसको इफेक्टिव लेंथ ऑफ द मैग्नेट बोलते हैं. तो आप देखोगे कि जो बार मैग्नेट होता है, कोई भी मैग्नेट जो होता है, उसके जो नॉर्थ एंड साउथ पोल्स होते हैं वो बिल्कुल किनारे नहीं होते मैग्नेट के, बिल्कुल किनारे नहीं होते, बल्कि थोड़े से अंदर होते हैं. ठीक है, तो दोनों पोल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, मिनिमम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, शॉर्टेस्ट बिटवीन टू पोल्स ऑफ मैग्नेट, उसको हम मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं. अगर हम लोग बार मैग्नेट की बात करें, तो बार मैग्नेट की टोटल लेंथ ये है, इसको हम लोग बोलते हैं ये ज्योमेट्रिकल लेंथ है. ठीक है बेटा, ये है ज्योमेट्रिकल लेंथ. जबकि मैग्नेट्स के नॉर्थ एंड साउथ पोल के बीच का डिस्टेंस आप देख रहे हैं कि वो थोड़ा सा कम है. ये माना जाता है कि जो बार मैग्नेट होता है उसकी जो इफेक्टिव लेंथ होती है, मैग्नेटिक लेंथ होती है, मतलब मैग्नेटिक लेंथ ऑफ बार मैग्नेटिक लेंथ ऑफ ए बार मैग्नेट जो है वो 5/6 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिकल एक्चुअल लेंथ, ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ द मैग्नेट होती है. लेंथ ऑफ बार मैग्नेट होती है, क्योंकि 5/6 बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. और मैथमेटिकल कैलकुलेशन में ऐसी कोई खास स्पेसिफिक हम लोग को जरूरत पड़ती नहीं है. इसलिए बार मैग्नेट की जो भी लेंथ होती है उसी को हम मैग्नेटिक लेंथ मान लेते हैं. पर अगर आप एग्जैक्ट सही मैग्नेटिक लेंथ निकालना चाहते हैं तो वो 5/6 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल लेंथ होती है. यानी कि अगर किसी बार मैग्नेट की लेंथ 6 सेंटीमीटर है तो उसकी इफेक्टिव लेंथ, उसकी मैग्नेटिक लेंथ 5 सेंटीमीटर हमको लेना चाहिए. पर अगर मैग्नेट किसी दूसरे शेप के हैं, जैसे मान लीजिए कि एक हॉर्स मैग्नेट हमारे पास, यू शेप मैग्नेट है मान लीजिए, ठीक है, हो सकता है इस तरह का यू शेप मैग्नेट. तो अगर यू शेप मैग्नेट है तो हम बोलेंगे कि भैया इसमें जो दो पोल्स है, एक नॉर्थ यहां पर है और एक साउथ पोल ये है इसका. ठीक है, तो इसका इसका मैग्नेटिक लेंथ कितना होगा, 12, तो उसका इफेक्टिव लेंथ 12 होगा. समझिए बच्चे लोग, हमको ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक लेंथ का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल. ये आपको ध्यान रखना है. तो प्लीज इसको नोट कीजिए, फिर बताते हैं.
तो बच्चे लोग नेक्स्ट डेफिनेशन है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ मैग्नेट, और मैग्नेटिक मोमेंट जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, राइट। तो ये डाइपोल मोमेंट टी के जैसा है, ध्यान रखना। मैग्नेटिक मोमेंट की डेफिनेशन होती है इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड द मैग्नेटिक लेंथ। तो हम बोलते हैं कैपिटल एम इक्वल टू स्मॉल एम इनटू 2l। स्मॉल एम मतलब पोल स्ट्रेंथ और 2l जो है वो मैग्नेट की मैग्नेटिक लेंथ है, रिस्पेक्टिव लेंथ है। तो मैग्नेटिक मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। अगर हम कोई बार मैग्नेट बनाए, बार मैग्नेट में अगर हम कहें कि साउथ पोल है इसका और इसका नॉर्थ पोल, तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन -q से +q चार्ज की तरफ होती है, या पता नहीं। और इसकी SI यूनिट हम लिखेंगे, तो SI यूनिट जो है SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट की दो यूनिट लिख सकते हैं। एक तो होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर और एक होती है जूल पर टेस्ला, J फॉर जूल, T फॉर टेस्ला। तो इसको भी नोट कीजिए। तो ये बड़ी बेसिक डेफिनेशंस हैं जो हम लोग को यूज करनी है भाई, आप लिखिए इसको। अब हम लोग बच्चे लोग मैग्नेट के मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड छोटे छोटे एक दो क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। तो एक क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में है, वो है व्हाट हैपेंस इफ अ बार मैग्नेट इज कट इनटू टू पार्ट्स। एक्चुअली टू इक्वल वर्ड नहीं दिया है, पर मैंने लिख दिया टू इक्वल पार्ट्स। तो इसका पहला आंसर तो ये है कि अगर आप किसी मैग्नेट को दो इक्वल पार्ट्स में कट करोगे, दो पार्ट में करो चाहे 10 पार्ट्स में करो, तो हर एक पार्ट में फिर से दो पोल्स होंगे। तो पहला आंसर तो इसका ये आपको समझना है प्लीज। जैसे कोई हमारे पास एक मैग्नेट है, राइट, ये एक मैग्नेट है और हमने क्या इसमें नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, और अगर हमने इसको दो इक्वल पार्ट्स में कट किया, ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर होता है, तो इससे हमको दो पार्ट्स मिलने वाले हैं। दो पार्ट्स होंगे ऐसे, जिसके दो हिस्से हो गए मैग्नेट के, तो दो पार्ट हो गए, इनमें फिर से दोनों पोल्स होंगे, एक नॉर्थ होगा एक साउथ होगा, एक नॉर्थ होगा एक साउथ होगा। क्योंकि हम जानते हैं, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट, सिंगल मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट, मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज आर इन पेयर। तो किसी भी मैग्नेट के पोल्स को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए हमने किसी मैग्नेट को उसके दूसरे एक मैग्नेट को मान लीजिए उसकी लेंथ के अलोंग इस तरह से कट किया है, तो यहां पर एक नॉर्थ पोल है और यहां पर एक साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है। तो इससे मैग्नेट के जो दो पार्ट्स मिले हमको वो इस तरह से हो जाएंगे, लेंथ तो रहेगी नहीं, पर हाँ वो पतले हो जाएंगे, एरिया ऑफ क्रॉसिंग का 8 हो जाएगा। फिर भी आप देखेंगे कि फिर से दोनों पार्ट्स में एक नॉर्थ होगा एक साउथ पोल होगा, यहां पर भी एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। तो हम किसी मैग्नेट को दो क्या कितने भी हिस्सों में कट करते हैं, हम कितने भी हिस्सों में कट करते हैं, उसमें आपको ध्यान रखना है कि हर पीस में नॉर्थ और साउथ को दोनों पोल्स होंगे। मैग्नेटिक पोल्स को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। अगर हम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके लिखें, चलो पहले यहां तक लिखिए, फिर मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। आप यहां तक तो बच्चे लोग अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हम लोग जिस एक बार मैग्नेट को दो इक्वल पार्ट्स में कट कर रहे हैं, तो उसके जो नए पार्ट्स हैं अगर उसके पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक मोमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये अपन डिस्कस करना चाहें। तो पहला पार्ट हम लोग मैग्नेट को क्या किया है, मान लीजिए कि ट्रांसवर्स कट किया। मान लीजिए कि जो गिवन मैग्नेट है उसका पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम है, एम, और उसका मैग्नेटिक मोमेंट है कैपिटल M/2L, जैसे कि हम लोग जानते हैं। तो अगर मान लीजिए हमने मैग्नेट को इस मैग्नेट को दो इक्वल पार्ट्स में कट किया, नंबर 1 ट्रांसफर टू इट्स लेंथ, ट्रांसफर टू इट्स लेंथ हमने कट किया, इस तरह से हमने ट्रांसफर टू किया। तो इससे इसका आप जानते हो कि पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम है, ठीक है, और इसकी लेंथ है 2L, है ना, जो अपन ने ओरिजिनल में दिया हुआ है। तो इससे इसके जो दो पार्ट्स मिलेंगे वो इस तरह से होंगे, सब जानते हैं। ये जो दो हिस्से होंगे इसके वो ऐसे होंगे, ऐसे या ध्यान रखना। और दो पार्ट ऐसे होंगे कैसे, इसके फिर से दो पोल्स हो जाएंगे। तो क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं हुआ है इसलिए पोल स्ट्रेंथ अनचेंज रहेगा। ये भी नॉर्थ पोल है ये भी साउथ पोल है, इसके भी पोल्स ध्यान रखना, एरिया वही है, एरिया चेंज नहीं हो, तो ये भी एम होगा। और लेंथ लेकिन ध्यान रखना सब कोई नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, राइट। पर लेंथ आधी हो चुकी है, पहले लेंथ 12 थी अब लेंथ L हुई। तो हम कहेंगे पोल स्ट्रेंथ ऑफ वन पार्ट, पोल स्ट्रेंथ ऑफ वन पार्ट, पोल स्ट्रेंथ ऑफ वन पार्ट, पोल स्ट्रेंथ ऑफ वन पार्ट इक्वल टू M,
क्योंकि अनचेंज, रिमेन्स सेम, राइट। बट मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो आधा हो जाएगा, जैसे क्योंकि लेंथ आधी हो जाएगी, तो हम लिखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ वन पार्ट, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ वन पार्ट। तो ये होगा आपका एम डैश, मान लीजिए पढ़ते हैं, तो एम डैश इक्वल टू का स्मॉल एम, क्योंकि लेंथ अब 2l नहीं बल्कि l हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको याद हो ओरिजिनल मैग्नेटिक में m इंटू 2l था, m इंटू 2l इक्वल टू कैपिटल M है, तो m इंटू l जो है वो m का आधा हो जाएगा, दैट इज m बाई, राइट। तो न्यू जो पार्ट हमको मिले हैं, जो दो पार्ट्स मिले हैं, उनकी पोल स्ट्रेंथ अनचेंज रहेगी, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट आधा हो जाएगा। तो एक पार्ट और करना है कि हम लोग मैग्नेट को अलोंग दी लेंथ अगर कट करें तो क्या होगा, ठीक है। प्लीज को लिखिए, फिर अपन डिस्कस करें। तो देखिए इसका सेकंड पार्ट हम लोग कर रहे हैं, मैग्नेट का जो सेकंड पार्ट है कि अब अगर हम लोग मैग्नेट को उसके लेंथ के अलोंग कट करें इस तरह से, ओरिजिनल मैग्नेट देखते हैं, इसकी लेंथ है 2l, मैग्नेटिक मोमेंट था, पोल सेंटर स्मॉल है, राइट। तो आप देख सकते हैं, आपको याद होना चाहिए ओरिजिनल मैग्नेटिक मोमेंट m इक्वल टू m इनटू 2l है ना। तो अगर आप इस मैग्नेट को मैग्नेट की लेंथ के अलोंग कट किया तो इससे हमको दो पार्ट्स इस तरह से मिलने वाले हैं। इस बार आप देख सकते हैं कि मैग्नेट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आधा हो गया है। हमने पढ़ा कि पोल स्ट्रेंथ जो है वो एरिया क्रॉस सेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इसीलिए इन दोनों पार्ट्स की जो पोल स्ट्रेंथ है वो आधे हो गए। ओरिजिनल मैग्नेटिक मोमेंट पोल स्ट्रेंथ स्मॉल है में, तो जो दो पार्ट्स हमको मिले उनके पोल स्ट्रेंथ m/2 हो जाएंगे, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि हम लिख सकते हैं पोल स्ट्रेंथ ऑफ सेकंड पार्ट का, पार्ट 2 कर रहे हैं हम लोग हैं, तो हम लिखेंगे पोल स्ट्रेंथ ऑफ वन पार्ट, पोल स्ट्रेंथ ऑफ वन पार्ट, पोल स्ट्रेंथ ऑफ वन पार्ट, ये होगा आपका m/2। पिछली बार अनचेंज था ये, पिछली बार ओरिजिनल भी n था और पार्ट का भी n था, राइट। और हम कहेंगे कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ वन पार्ट, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ वन पार्ट निकालेंगे, वन पार्ट, तो ये होगा आपका m डैश इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ m/2, इफेक्टिव लेंथ 2l, राइट। m इंटू 12 को अपन देख सकते हैं कैपिटल M, तो m डैश इक्वल टू m/2 है। तो मैग्नेटिक मोमेंट हर दोनों केसेस में आपको आधा हो जाएगा, पर जो पोल स्ट्रेंथ है पहले वाले केस में अनचेंज था, यहाँ पे m/2 है, राइट। तो आपको ध्यान रखिए इस बार पोल स्ट्रेंथ भी आधी हो गई और मैग्नेटिक मोमेंट भी आधा हो गया है पार्ट का, नोट कीजिए प्लीज। फिर एक छोटे मोटे एक दो क्वेश्चन और हम कर सकते हैं। तो बच्चे लोग ये क्वेश्चन लिख लीजिए, छोटा सा क्वेश्चन है, अ स्टील रॉड या स्टील मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M and length L is bent into a semicircle. What will be the new magnetic moment of the rod? A steel rod of magnetic moment capital M and length L is bent into a semicircle. What will be the new magnetic moment of the rod? Of the rod. Of the rod. ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए आपको इसकी लेंथ दी 2l, हमारे पास मान लीजिए कि एक स्टील रॉड है, थोड़ी हम लोग लंबी बना लेते हैं समझने के लिए। तो ये मैग्नेट जो हमारे पास है इसका एक नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, राइट। और इसकी लेंथ कितनी है, l है भैया, लेंथ है l, राइट। तो आप जानते हैं कि भैया इसका मैग्नेटिक मोमेंट हम निकालेंगे, गिवन मैग्नेटिक मोमेंट जो ना, मैग्नेटिक मोमेंट, ओरिजिनल मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट हम निकालेंगे ऑफ द स्टील रॉड, ऑफ द स्टील रॉड निकालेंगे। तो ये आने वाला है m इक्वल टू स्मॉल m इंटू l, इक्वेशन नंबर 1। अब इस रॉड को हमने क्या किया है, एक सेमी सर्किल में कन्वर्ट कर लिया है। सेमी सर्किल मतलब कि इतना ना, ये सेमी सर्किल। तो सब लोग जानते हैं कि ये जो पोल्स होंगे ना इसके, ये जो होगा डायमीटर की इक्वल होगा कि नहीं करेगा, इसको भूल जाइएगा। ये नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल, तो ये तो हो गया डायमीटर d, राइट। या आप लिख सकते हो ये 2πr हो गया, जो हो गया डायमीटर d हो गया। तो पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2πr, आपने सुना होगा। तो सेमी सर्कल का, जो कि सर्कल का आधा है, उसका सरकमफेरेंस होगा πr, जो कि किसकी इक्वल होगा, आपको समझ में आता है, ये l इक्वल है,
रॉड की एक्चुअल लेंथ जो है वो L है भाई, ध्यान रखना, ये भूलना मैं, रॉड लेंथ L है, ठीक है। तो जब हमने रॉड को सेमी सर्कुलर बैंड किया, तो जो रॉड की लेंथ है ना, लेंथ ऑफ रॉड जो है, लेंथ ऑफ रॉड, ये होगा सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल होगा, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल होगा। तो लेंथ ऑफ द रॉड है L और सर्कमफेरेंस ऑफ द रॉड कितना हो गया, ये हो गया पाई r हो गया, या चाहे तो इसको अपन लिख सकते हैं और लिख सकते हैं L इक्वल टू पाई d/2 हो जाएगा डायमीटर के टर्म्स में, d फॉर डायमीटर, यहां पे d का मतलब जो है डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल, राइट। और एक्चुअली ये d डायमीटर d जो है वो नए रॉड के सेमी सर्कल का इफेक्टिव लेंथ भी है, मैग्नेटिक पोल्स के बीच का मिनिमम डिस्टेंस है, जिसको मैग्नेटिक लेंथ हम लोग कह सकते हैं। तो जो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट होगा, न्यू मैग्नेटिक मोमेंट होगा, न्यू मैग्नेटिक मोमेंट होगा से m डैश, मान लीजिए m डैश का हमने, तो m डैश इक्वल टू होगा पोल्स से स्मॉल m इनटू इफेक्टिव लेंथ दैट इज d, राइट। और इस d की वैल्यू को आपको यहां से निकालना है, यहां से इसको सॉल्व करोगे तो d इक्वल टू हो जाएगा आपका 2, यहां सॉल्व करोगे तो हो जाएगा d इक्वल टू आएगा आपका 2L अपॉन पाई, ठीक है। m डैश इक्वल टू m इनटू d आया, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, d की वैल्यू पुट कर देंगे इतनी, 2L/5 पुट करेंगे, राइट। और अगर पुट करेंगे तो क्या मिलने वाला है हम लोग को मिलने वाला है ये सॉल्व करने पर m डैश इक्वल टू m, और d की वैल्यू पुट कर दी हमने 2L अपॉन पाई। तो आप जानते हो कि m इंटू L जो है, ml जो है, m और l ये कैपिटल M के इक्वल है, तो अपन इस 2 पाई को कर लिया अलग, तो 2 अपॉन पाई अलग, और ये ml अलग हो गया, और ml के प्लेस पे कैपिटल M पुट कर दिया, पुट ml इक्वल टू कैपिटल M, तो m डैश इक्वल टू होगा 2 अपॉन 5 कैपिटल M, ये आंसर है। प्लीज नोट करें, नोट कीजिए क्वेश्चन। एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म भी काफी डिटेल में दिया हुआ है, पर हमने इसको ब्रीफ फॉर्म में, शॉर्टेस्ट फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया है। एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म वाज गिवन बाय वेबर एंड इट वाज मॉडिफाइड और करेक्टेड बाय द इफिंग। इस थ्योरी के अनुसार हर सब्सटेंसेस का, जितने भी सब्सटेंस है उनका हर एक एटम जो है वो एक मैग्नेट के जैसे बिहेव करता है ड्यू टू द स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दरअसल मैग्नेटिज्म की जो ओरिजिन है वो करंट की वजह से होती है। तो आप जानते हैं कि हर एटम में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, तो उनके रेवोल्यूशन से, उनके स्पिन मोशन, उनके ऑर्बिटल मोशन की वजह से कुछ टाइम करंट्स प्रोड्यूस होते हैं, और इसीलिए हर एक एटम, स्पेशली मैग्नेटिक मटेरियल्स के जो एटम्स होते हैं, वो हर एक एटम मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। परंतु जब कोई मटेरियल मैग्नेटाइज नहीं किया जाता है, जैसे कि आयरन है, हम जानते हैं कि आयरन से, स्टील से हम मैग्नेट बना सकते हैं, तो जब हमने उनको मैग्नेट नहीं बनाया, जब वो मैग्नेटाइज नहीं है, उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है, तो हर एक एटम के मैग्नेटिक मोमेंट होने के बाद भी वो मैग्नेटिक मोमेंट जो होते हैं वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। वी नो दैट मैग्नेटिक मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड द सब्सटेंस when the substance not magnetized, these magnetic moments are randomly oriented and make close chains। आपको मालूम होना चाहिए कि बहुत सारे वेक्टर्स अगर मिलकर एक क्लोज चेन बनाते हैं तो उनका रिजल्टेंट 0 हो जाता है। कॉन्सिक्वेंटली जो मटेरियल्स होते हैं उनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है, उनमें कोई मैग्नेट होता नहीं है। पर जब आप किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करते हैं तो उसके सारे एटॉमिक मैग्नेट्स के मैग्नेटिक मोमेंट जो कि वेक्टर क्वांटिटी है वो पैरेलल हो जाते हैं, अलोंग एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं, अलोंग एक दूसरे के पैरेलल अलोंग जाते हैं, और उसकी वजह से नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो काफी ज्यादा हो जाता है। बहुत सारे वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शंस में हो तो उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है, और इसलिए नेट मैग्नेटिक मोमेंट कुछ आ जाता है। तो प्लीज आप इसको लिख लीजिए। एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, इट वाज गिवन बाय वेबर एंड मॉडिफाइड बाय इफिंग। According to this theory, spin and orbital motion of the electrons give rise some tiny currents, due to which each atom behaves as a small magnet, which is called elementary magnet or atomic magnet।
When the material or substance is not magnetized, the magnetic moment of the atoms are randomly oriented and form close chain, so net magnetic moment is zero. But when they are magnetized, the atomic magnetic moments align themselves along the parallel. ये देख सकते हैं magnetic field align themselves parallel to one themselves parallel to one another parallel to one another. So net magnetic moment is quite large. आप इसको लिख लीजिए, इसके आगे लिख ले रहा हूं मैं यहां से. So net magnetic moment is large. net magnetic moment. अच्छा, आप यहां तक लिख लीजिए, फिर इसके बाद थोड़ा सा और लिखवा देंगे. तो आप लिखना स्टार्ट कीजिए प्लीज, फिर थोड़ा सा मिटा के थोड़ा सा और बना देंगे और ये डायग्राम भी बता देंगे कि जब मैग्नेटिक के एब्सेंस में वो किस तरह से क्लोज चेन बनाते हैं और बाद में कैसे अलाइन हो जाते हैं. एक डायग्राम छोटा सा, तो ये सही. तो यहां इसके आगे लिख रहे हैं बेटा themselves parallel to one another, so net magnetic moment is extremely large. तो ये भी आप चाहें तो बना सकते हैं कि कोई भी जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होता है जब वो मैग्नेटाइज नहीं होता है तो उसके एटम्स के जो मैग्नेट्स होते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं, वो क्लोज चेन बनाते हैं और क्लोज चेन बनाने के बाद इसलिए इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो जीरो हो जाता है. ये डिफरेंट मैग्नेट्स के मैग्नेटिक मोमेंट्स की डायरेक्शन है, वो इस तरह से बना सकते हैं, पॉलीगॉन बना सकते हैं, किसी तरह से बना सकते हैं इस तरह से. तो इनका रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है. ठीक है भैया, ये कब होगी, कब की बात है? जब आप किसी मैग्नेटिक मटेरियल को, जैसे कि आयरन है, वो मैग्नेटाइज नहीं हुआ है. ध्यान रखना इस तरह से ऐसे बना सकते हैं. तो इस केस में नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो गया. When not magnetized, when substance is not magnetized, when substance or material is not magnetized, material is, especially ferromagnetic material, is not magnetized, not magnetized. और जब आप उसको मैग्नेटाइज करते हैं, मैग्नेट में कन्वर्ट करते हैं, मैग्नेट जो बनाने की कई आसान प्रोसेसेस हैं जो अभी हमारे पास टाइम नहीं है डिटेल में बताने के लिए. तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं जब उनको मैग्नेटाइज किया जाता है तो वो अपने आप को अलाइन कर लेते हैं कि पैरेलल टू वन अनदर. और आप जानते हैं जब वेक्टर्स सेम डायरेक्शंस में होते हैं ना तो उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होता है. आपने सुना मैंने क्या सेंटेंस कहा? वेक्टर्स जब सेम डायरेक्शंस में होते हैं मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होता है. तो इन सब के मैग्नेटिक मोमेंट जुड़ जाते हैं और टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सब्सटेंस काफी ज्यादा हो जाता है. व्हेन मैग्नेटाइज्ड, जब हमने आयरन को मैग्नेट में कन्वर्ट कर लिया तो उस केस में उस आयरन के या मैग्नेटिक मटेरियल्स के एटम्स के मैग्नेटिक मोमेंट इस तरह से अलाइन हो जाते हैं. राइट, व्हेन मैग्नेटाइज्ड. ऐसे आप सुन लीजिए, हम लिखने की जरूरत नहीं कि इस एटॉमिक थ्योरी के बेसिस पे मैग्नेट से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स जो हैं वो प्रूव किए गए या उनको समझाया गया. तो वो एक दो मैं बताता हूं. किसी भी एक, जैसे कि नंबर वन, और जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी मैग्नेट में सिंगल पोल नहीं होता, सिंगल मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट. नंबर टू, किसी भी मैग्नेट में जो दो पोल्स होते हैं उनके दोनों की पोल स्ट्रेंथ इक्वल होती है. ऐसा नहीं होगा कि नॉर्थ पोल स्ट्रॉन्ग है वहां अट्रैक्शन ज्यादा है और साउथ पोल वो वीक है वहां पे अट्रैक्शन कम होगा. दोनों के अट्रैक्शन बिल्कुल बराबर होते हैं, दोनों की पोल स्ट्रेंथ बराबर होती है, दोनों में अट्रैक्शन की बिल्कुल इक्वल स्ट्रेंथ होती है. नंबर थ्री, कि अगर हम लोग किसी मैग्नेट को हीटअप करते हैं, अगर आप किसी मैग्नेट को हीटअप करो, गर्म करोगे, तो उसके एलिमेंट्री मैग्नेट्स जो है उनके मैग्नेटिक मोमेंट की जो अलाइनमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाती है. जब किसी मैग्नेट को आप हीट करोगे, इनको थर्मल एनर्जी मिलेगी. थर्मल एनर्जी मिलेगी तो एटॉमिक मैग्नेट्स की जो अलाइनमेंट होगी जिसकी वजह से मैग्नेटाइज हो गए वो डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर वापस इस फॉर्म में आ जाएगा. तो मैग्नेटिज्म कम हो जाएगा और बढ़ाते बढ़ाते मैग्नेटिज्म खत्म भी हो सकता है. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है जिसको क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं. आगे हम लोग थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो कई फैक्ट्स जो हैं मैग्नेट से रिलेटेड इन थ्योरी के बेसिस में समझाए गए. ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे की चीजें पढ़ते हैं इससे रिलेटेड. तो बच्चों लोग अब हेडिंग डालिए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एज अ मैग्नेट और मैग्नेटिक डाइपोल. एक करंट कैरिंग कॉइल एक मैग्नेट के जैसे मैग्नेटिक डाइपोल से बिहेव करता है. प्रीवियस चैप्टर
मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको याद दिलाया जा रहा है। सॉरी, अगर हमारे पास कोई एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें आई करंट पास हो रहा है, जिसका एरिया ए है, और जिसमें एन टर्न्स है, एन टर्न्स कितने टर्न्स है, एन टर्न्स, कैपिटल एन टर्न्स। तो एक करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एक मैग्नेट की जैसे बिहेव करता है। बाय द वे कोई जरूरी नहीं सर्कुलर कॉइल जो है, जो कॉइल हो क्लोज तो सर्कुलर हो, वो किसी दूसरी शेप की भी हो सकती है, क्लोज कॉइल होना चाहिए, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान रखना है स्मॉल साइज हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, स्मॉल साइज में ज्यादा इफेक्ट होता है। तो इसमें आई करंट है, इसका एरिया है, और इसमें टर्न्स एन है, एन टर्न्स है, टोटल टर्न्स जो है एन है। तो एक करंट कैरिंग कॉइल एक मैग्नेट के से बिहेव करता है और उसका मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। एक कॉइल ऑफ एरिया कैपिटल ए हैविंग टोटल एन टर्न्स एंड कैरिंग करंट आई behave as a magnetic dipole and its magnetic moment is given by m is equal to NIA। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। शेप ऑफ द सर्कुलर कॉइल इररिलेवेंट है, जरूरी नहीं, अक्सर सर्कुलर कॉइल लिया जाता है क्योंकि चार्जेस ना सर्कुलर ट्रैक में रिवॉल्व करते हैं अक्सर। पर अगर कोई कॉइल आपके पास रेक्टेंगुलर शेप की है, स्क्वायर शेप की है, तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, m इक्वल टू NIA होता है, ध्यान रखना। और अब इस करंट जो कॉइल होती है उसके दो फेस होते हैं, फ्रंट एंड बैक। तो उनमें से एक फेस नॉर्थ की तरह काम करता है और एक फेस साउथ की तरह काम करता है, जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर किसी तरफ से देखने पर मान लीजिए करंट जो है आपको क्लॉकवाइज दिखता है, करंट क्लॉकवाइज, समझ क्या, क्लॉकवाइज करंट ऐसे फ्लो हो रहा है मान लीजिए इस तरह से। चलिए उसको जैसे पहले बना लेते हैं अपन ऐसे, ठीक है, ये करंट है एंटी क्लॉकवाइज। तो वो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो बिहेवियर है वो ये नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा। ध्यान, नॉर्थ से कैसे बनाते हैं हम लोग, एरो देखिए ध्यान से, ये ऐसे हो गया, ये इसका एरो ऐसे हो गया। तो करंट की डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ये नॉर्थ पोल की तरह करेगा। आई क्या है भैया यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। दूसरी तरफ से आप किसी कॉइल को देखोगे अपोजिट डायरेक्शन से, तो आप जानते हैं करंट आपको इसमें दिखने वाला है क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज होगा तो ध्यान रखना है कि करंट जो है वो ऐसा होगा। ध्यान, करंट इसमें आई होगा, तो करंट यहाँ पे है क्लॉकवाइज, यहाँ पे आई क्या है भैया, आई है क्लॉकवाइज, है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है, ये आप नोट कीजिए। अब हम लोग इसके बाद ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि एक सोलेनॉइड भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जो हम लोग डिस्कस करते हैं। इस प्रॉपर्टी में एक कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे, एनसीईआरटी बुक में दिया है, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सोलेनॉइड एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। देखो बच्चे लोग, अब हम लोग करना चाहते हैं कि एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड भी एक बार मैग्नेट की तरह, एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। और जैसे आपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था कि एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल भी एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, उसी तरह से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड भी एक मैग्नेट के जैसे एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। तो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंगली ये इसको हमने बनाया हुआ है। आप देखिए डायग्राम बहुत आसान है। ये एक सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ 2L है और रेडियस स्मॉल a है, और उसमें n टर्न्स, स्मॉल n टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। P एक पॉइंट है जो सोलेनॉइड के एक्सिस पर, सोलेनॉइड के सेंटर से r डिस्टेंस पर है, जहां हमको मैग्नेटिक फील्ड भी निकालना है, राइट, ध्यान रखना। तो पहले तो अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे अगर आपको डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है तो आप ऐसे लिख लीजिए। यहाँ पे a का मतलब है रेडियस ऑफ सोलेनॉइड, रेडियस ऑफ सोलेनॉइड, रेडियस ऑफ सोलेनॉइड, ध्यान। फिर उसके बाद यहां पर है 2L क्या है, तो 2L है लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। और उसके बाद यहां पर लिख सकते हैं स्मॉल n जो है वो है नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टोटल टर्न्स नहीं होता, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। और P is a point at distance r from the midpoint of the solenoid, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है, ठीक है। इसके लिए इसको बनाइए, फिर मैं बताता हूं। चलो मैं और समझा देता हूं। इसके लिए हमने क्या किया है, आप जानते हैं कि सोलेनॉइड के डिफरेंट पार्ट्स की जो डिस्टेंस है वो पॉइंट P से अलग अलग होगी। ये डिस्टेंस कुछ और है, ये डिस्टेंस कुछ और है, ये कुछ और है ना। तो इसके लिए हमने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया जिसकी लेंथ dx है। इस dx की वजह से, इस dx एलिमेंट में जिसमें टोटल टर्न्स n dx होंगे,
यूनिट लेंथ में अगर n टर्म्स है तो dx लेंथ में n dx टर्म्स ना इतने टर्म्स। तो इस छोटे से एलिमेंट जिसमें n dx टर्म्स आएंगे उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे dB और फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे सॉलिड की वजह से हमको टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। तो आप एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल जिसमें I करंट पास हो रहा हो और जिसका रेडियस a है, जिसका रेडियस a है, मान लीजिए n टर्म्स है, तो इसके एक्सेस पर जब हम लोग मान लीजिए r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे तो वो मैग्नेटिक फील्ड आपका b इक्वल टू कैसा म्यू नॉट I रेडियस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज़ टू 3/2 ऐसा होता था। और नंबर ऑफ टर्म्स n थे तो n से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। इसी कंसेप्ट को हम लोग को यूज करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम क्या करने वाले हैं, एक पहले एलिमेंट लेंगे हम लोग, लिखते जाइए, हमने स्टार्ट किया इसको लिखना, ये आप तो पहले लिख चुके हैं, जगह कम है थोड़ा सा इसलिए लिख रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करेंगे टेक ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dx, of length dx. It contains number of turns. It contains number of turns n dx. देखिए भाई, यूनिट लेंथ पे n टर्म्स हैं तो dx लेंथ पे कितने टर्म्स होंगे, n dx टर्म्स होंगे, ये आपको ध्यान रखना। यूनिट लेंथ पे n टर्म्स है तो dx लेंथ पे कितने टर्म्स होंगे, n dx टर्म्स हो जाएंगे, राइट। तो हम लिखा देंगे भैया इस छोटे से एलिमेंट dx, ये वजह से यहां पे मैं कुछ भी कहता हूं। बाय द वे आपको ध्यान रखना है कि इस स्मॉल एलिमेंट का डिस्टेंस है पॉइंट P से, वो r नहीं है, वो r माइनस x है। इस डिस्टेंस को x लिया हमने, ठीक है। ये जो एलिमेंट है इट इज एट द डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सॉलिनॉइड, तो ये सेंटर से इसका डिस्टेंस x है, इसलिए इस एलिमेंट का पॉइंट P से डिस्टेंस जो होगा वो r माइनस x होगा। तो हम लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P due to small element dx, ये होगा आपका dB इज इक्वल टू इस फॉर्मूले को अकॉर्डिंग म्यू नॉट टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है n dx, फिर करंट I इज द करंट फ्लोइंग इन द सॉलिनॉइड है, फिर रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एंड देन a स्क्वायर प्लस r, तो ये तो एक इसमें a कर दिया हमने, और ये जो है वो होगा आपका r माइनस x का होल स्क्वायर रेज़ टू 3/2। प्लीज नोट कीजिए इसको। तो ये देखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन हम इसको काफी आसान कर सकते हैं। अगर ये पॉइंट P को हम मानने की काफी दूर है और सॉलिड के साइज, सॉलिड की जो लेंथ है उसके कंपेयर में डिस्टेंस r, यानी कि r इज मच ग्रेटर देन 2l और x भी हो, r x से भी काफी ज्यादा है, r काफी ज्यादा है, सॉलिड लेंथ कम है और डिस्टेंस x भी कम है, तो इस केस में सिंपल हो सकता है। देखिए इफ r is much greater than x and r is much greater than a, दोनों केसेस में, then ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उसको अपन लिखेंगे, यहां से लिखते हैं then a स्क्वायर प्लस r माइनस एक्स का होल स्क्वायर होल रेज़ टू 3/2, ये अप्रॉक्सीमेटली लिखता होगा क्योंकि r बहुत ज्यादा है x बहुत कम है, तो हमने r माइनस एक्स को r लिख लिया और a भी नेग्लिजिबल है तो a को हमने 0 मान लिया, तो ये हो जाएगा 0 प्लस हो जाएगा r स्क्वायर, r x बहुत छोटा है r से तो ये r स्क्वायर के r स्क्वायर सिर्फ ब्रैकेट के अंदर r बचेगा, a भी बहुत छोटा है तो a को 0 मान लिया का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर ऐसा है रेज़ टू 3/2, यानी कि ये हो गया r स्क्वायर रेज़ टू 3/2 दैट विल इक्वल टू जाएगा r3, राइट। तो ये जो पूरा टर्म है इसके प्लेस में हम r3 का लिख सकते हैं, ठीक है। सो आप लिखोगे dB इज इक्वल टू, जगह यहां पे कहीं बोर्ड के नीचे, सो dB इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा
तो dB इक्वल टू हो जाएगा कितना, म्यू नॉट n dx I a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 r क्यूब हो जाएगा। तो देखिए काफी सिंपल हो गया, और ये हमको अब इंटीग्रेट करना है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। यहां तक हो गया सबका। तो इसके बाद हमको लिखना है सो नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, ये बोर्ड के नीचे तो नहीं जा रहा है, जा रहा, नेट एट पॉइंट P ड्यू टू इंटायर सॉलिनॉइड, ये कितना होगा, ये लोग करते हैं। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये होगा आपका B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट n dx, म्यू नॉट n dx I a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r क्यूब फ्रॉम -l टू +4। हम सब जानते हैं कि जब हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट को हम निकाल लेते हैं बाहर, राइट। तो एक्सेप्ट dx सब कांस्टेंट है, सो b इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट n I a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r क्यूब हो जाएगा इंटीग्रेशन -l टू +l dx होगा। इंटीग्रेशन dx होगा x होगा कि नहीं, तो उसकी लिमिट रखेंगे l माइनस l, ये 12 हो जाएगी। तो b इक्वल टू हो जाएगा आपका म्यू नॉट n I a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r क्यूब, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन मतलब x, इसकी लिमिट होगी -l से लेके +l। b इज इक्वल टू म्यू नॉट n I a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r क्यूब, होगा l माइनस l ऐसा हो जाएगा, which is 2l। so b is equal to म्यू नॉट n I a स्क्वायर बाय 2r क्यूब, ठीक है बच्चे। और l प्लस l माइनस प्लस हो जाएगा, l प्लस l इज 2l। नोट कीजिए यहां तक। अभी जो मैग्नेटिक फील्ड आया है हमको इसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है, छोटे से फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूं। देखिए जो आपका सोलेनॉइड है उसमें टोटल टर्न्स हो जाएंगे n इंटू 2l। सोलेनॉइड की टोटल लेंथ है 2l ना, तो यूनिट लेंथ में अगर n टर्न्स हैं तो 2l लेंथ में कितने टर्न्स होंगे, n इंटू 2l। तो टोटल टर्न्स हो गया n इंटू 2l, तो n इंटू 12 को हम लोग यहाँ पे अलग से लिख सकते हैं। ध्यान, ये n और ये 2l, ये टोटल टर्म्स हो गए, राइट। और फिर अलाइन करके लिखते हैं। तो ये हो गया आपका b इज इक्वल टू म्यू नॉट, ये हो गया n इंटू 2l, n इंटू 12 टोटल टर्म्स हो गया n इंटू 12, राइट। I a स्क्वायर म्यू नॉट n इंटू 12 I स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r क्यूब, ठीक है। अगर हमको सॉलिड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना तो एरिया ऑफ सॉलिड जो है वो होता है पाई के स्क्वायर होता है। यहाँ पे पाई को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो गया आपके पास b इज इक्वल टू, और b इज इक्वल टू म्यू नॉट n इंटू 2l टोटल टर्म्स, राइट, टोटल टर्म्स इंटू I हो गया पाई a स्क्वायर। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे जो पाई है इस 2 पाई से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 2 पाई r क्यूब हो गया। पुट पाई a स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सॉलिनॉइड, क्रॉस सेक्शन ऑफ द सॉलिनॉइड। तो b इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट n इंटू 2l इंटू I इंटू a डिवाइडेड बाय 2 पाई r क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए, ध्यान से देखिए, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स नाउ total number of turns n into 12 into I a. This is the magnetic moment of the solenoid. आप में से कितने बच्चों को याद है कि हम लोग बोलते थे कि एक करंट कैरिंग कॉइल जो होती है जिसमें I करंट पास हो रहा है, जिसका एरिया A है,
इसका मैग्नेटिक मोमेंट होता था आई, और अगर इसमें n टर्न्स हो तो m इक्वल टू जाता है n आई के। तो उसी के जैसे यहां पे टोटल नंबर टर्न्स इनटू करंट इनटू ई कैपिटल M, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट हम लिख सकते हैं, राइट। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर हमको मिलेगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई जो कि आपका कैपिटल M अपॉन R क्यूब, और वी कैन राइट B is equal to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 4 पाई हो गया 2m अपॉन R, ठीक है। अगर आप देखोगे, आप चेक करो, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए बार मैग्नेट इन एक्सल लाइन क्वेश्चन का फॉर्मूला भी यही है। तो ये प्रूव कर दिया हम लोग ने कि एक सोलेनॉइड जो है वो भी एक बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है। इस डेरिवेशन को करने से पहले आप अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। अगर वो कहते हैं कि ये डेरिवेशन करना है तो जरूर है, वरना इस डेरिवेशन की इंपॉर्टेंस सिर्फ ये है कि आपको ध्यान रखना है कि ये डेरिवेशन बताने का जो मतलब था वो यही कि एक सोलेनॉइड भी एक करंट करिंग, एक सोलेनॉइड भी एक मैग्नेट की जैसे, मैग्नेट डाइपोल की जैसे बिहेव करता है। Magnetic field lines. Magnetic field lines describes the structure and orientation of the magnetic field. जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करती हैं, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रक्चर और ओरिएंटेशन को के बारे में बताती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक करंट फोर्स की तरह ही है, पर एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओपन कर्व होती हैं जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज कर्व होती हैं। इनके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं। फिलहाल हम लोग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डेफिनेशन और उसकी कुछ छोटी मोटी प्रॉपर्टीज बताते हैं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डेफिनेशन ये है कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इज ए स्ट्रेट और कर्व पाथ ऑन विच ए यूनिट नॉर्थ पोल मूव्स इफ इट इज फ्री टू डू सो। इफ इट इज फ्री टू डू सो अगर आप लिखना चाहें तो लिखिए, अन्यथा इसकी आवश्यकता नहीं है। आपको याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब हमने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को डिफाइन किया था तो वहां पर हमने लिखा था कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज ए स्ट्रेट और कर्व पाथ ऑन विच अ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज मूव्स। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन में टेस्ट पॉजिटिव चार्ज की जगह यूनिट नॉर्थ पोल वर्ड हमने इस्तेमाल किया है। तो उसकी डेफिनेशन है A magnetic line or magnetic field line is a straight or curved path on which a unit north pole, n please, a unit north pole moves. तो इसकी छोटी मोटी प्रॉपर्टीज हम लोग बताते हैं और मुझे यकीन है कि आप लोग को याद आ रही होगी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो पहली प्रॉपर्टी जो बहुत ही आसान है कि ए टेंजेंट ड्रॉन एट ए पॉइंट ऑफ magnetic field line gives the direction of the magnetic field at that point। तो ये आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर देखा होगा, आप इसको लिख लीजिए, फिर और आगे की प्रॉपर्टीज हम लोग बताते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट वन अनदर। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की तरह ही। तो आपको याद है, मैं रिपीट कर रहा हूं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और अगर कोई इसका रीजन पूछे वाई, कोई रीजन पूछे ऐसा क्यों, तो लिखना है, वरना नहीं लिखना है। तो आपको याद हो रहा होगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर से इसको हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, और हम लोग बोलेंगे व्हाई टू लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो उसका आंसर है इफ टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट देन टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन व्हिच विल शो टू डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेम पॉइंट, which is not possible, क्योंकि एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन हो सकती है। तो प्लीज इसको लिखिए, फिर हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3 बताते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3, 4 एंड 5, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डेंसर, वेरी क्लोजर इन ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बट रेयर इन अ वीक मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में लाइंस ऑफ फोर्स
बहुत पास पास पे होती है, घनी होती है, डेंसर होती है, क्लोजर होती है। जबकि वीक मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर होती हैं, रेयर होती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जिस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पैरेलल और इक्वल डिस्टेंस पे होती थी, इन सेम मैनर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वल डिस्टेंट। और लास्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज बहुत ही सिमिलर होंगी, अब हम लोग डिफरेंट पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 ये है कि किसी भी मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती है, जबकि मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। प्लीज नोट कीजिए। देखो बच्चों, हम लोग ने अभी तक पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की ज्यादातर प्रॉपर्टीज जो है वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की तरह ही होती हैं, पर मैग्नेटिक, जैसे मैंने आपको बताया भी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में एक डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस डिफरेंस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी की बुक में आप देखोगे ये फिगर 5.3 है, जिसमें फर्स्ट 2 डायग्राम्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो थर्ड डायग्राम है, सी डायग्राम है, वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो फर्स्ट डायग्राम है, इट इज दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए बार मैग्नेट। बार मैग्नेट में आप देखेंगे ध्यान से तो इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों मेंशन है। दूसरा जो बी डायग्राम है वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। और इन दोनों डायग्राम्स में आप देख सकते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है बहुत सिमिलर है, आइडेंटिकल है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप देखिए कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो क्लोज कर्व है, वो मैग्नेट के बाहर भी हैं और मैग्नेट के अंदर भी गई हुई हैं, और ना तो उनका कोई इनिशियल पॉइंट है और ना ही उनका कोई फाइनल पॉइंट है। कहां से वो स्टार्ट हो रही हैं और कहां पर एंड होती है नहीं दिया हुआ। जो थर्ड सी फिगर है वो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसका ऊपर का चार्ज पॉजिटिव है ये और नीचे नेगेटिव चार्ज है। और आप देख सकते हैं इसमें कि सभी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रही हैं और नेगेटिव चार्ज पर क्लोज हो रही हैं, एंड हो रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज कर्व होती हैं और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओपन कर्व होती हैं। इस डिफरेंस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कई जगहों पर इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफरेंट होता है और उसमें डिफरेंट फिनोमेना और कंसेप्ट्स आ जाते हैं। तो प्लीज इसको आप चाहें तो बना सकते हैं और बनाना नहीं चाहें तो उसको देख सकते हैं। एनसीईआरटी बुक का 5.3 का ये एग्जांपल है। द इंपॉर्टेंट थिंग इज प्लीज अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ओपन कर्व, जो कि नेगेटिव चार्ज पर जाके एंड हो जाती हैं, जबकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती हैं वो उनका कोई इनिशियल और फाइनल पॉइंट नहीं होता है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है उनके बेसिस पे आपको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की कितनी अंडरस्टैंडिंग है उसको और बेहतर बनाने के लिए, बेटर करने के लिए हम कुछ और एग्जांपल्स समझा रहे हैं कि मैग्नेटिक लाइंस फोर्स किस तरह की हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। तो उसके लिए हम लोग एनसीईआरटी बुक का एक एग्जांपल देते हैं और उसको समझते हैं। तो बच्चे लोग, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में जितना भी आपने पढ़ लिया है उसके बेसिस पे ये एक एग्जांपल है। ये एग्जांपल एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल 5.6 है, जिसमें बहुत सारे 5-6 डायग्राम दिए गए हैं। उनको देख कर 6 डायग्राम दिए गए हैं। मैंने कोशिश की है कि इसको पेज पे एक एक करके डायग्राम दिखाऊं आपको, ताकि वो बड़ा सा दिखाई दे। तो हमको इन डायग्राम्स में चेक करना है कि ये जो लाइंस ऑफ फोर्स बनाई गई है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स बनाई गई हैं, वो सही है कि नहीं है। उसमें हम लोग को राइट और रॉन्ग प्रूफ करना है। आप एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं। तो आप देखिए इसका डायग्राम फिगर ए देखिए ध्यान से। ये फिगर ए है और आपको बताना है कि ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं। ये डायग्राम राइट है कि रॉन्ग है। तो इसका आंसर जो है, ए का आंसर रॉन्ग है। रॉन्ग इसलिए है कि आप देख रहे हैं कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो किसी एक पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, जबकि हम लोगों ने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो क्लोज कर्व होती हैं। उनका ना तो कोई बिगिनिंग पॉइंट होता है ना ही कोई एंडिंग पॉइंट होता है। तो ये लाइंस ऑफ फोर्स का जो डायग्राम है वो रॉन्ग है। ये फिगर बी है बेटे लोग, और इसमें भी आप देख सकते हैं कि फिगर बी भी रॉन्ग है।
क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट करने इस डायग्राम में, जबकि हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इसी डायग्राम आप देखिए बच्चे लोग, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दी है आपको, वो आपको ध्यान रखना कि ये टॉरॉइड है एक्चुअली, और ये जो डॉटेड ब्लू लाइंस दिख रही हैं वो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ध्यान रखना। तो हम लोग करंट कैरिंग सोलेनोइड टॉरॉइड पढ़ चुके हैं, तो आप देखिए कि टॉरॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये जो एरो दिख रही है इसमें, ये जो लाइंस आप देखिए इसको, ये जो लाइंस दिख रही हैं वो कंप्लीटली कन्फाइंड इनसाइड द टॉरॉइड है, क्लोज लूप बना रही हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तो प्रॉपर्टी होती है कि वो क्लोज लूप बनाती हैं, इसीलिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ये डायग्राम करेक्ट है। फिगर ई देखिए बेटे लोग, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का फिगर भी बिल्कुल करेक्ट है। ये एक बार मैग्नेट है और आप देख रहे हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज कर बना रही हैं, मैग्नेट के अंदर भी बाहर भी। तो ये भी डायग्राम सही है, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मैग्नेट के अंदर भी होती हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया, बाहर वो नॉर्थ साउथ और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ पोल बनाती है। मेन बात है कि वो क्लोज कर बनाती हैं और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए ये फिगर भी करेक्ट है। फिगर एफ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का फिगर एफ जो आपके सामने है, ये भी रॉन्ग है। रॉन्ग इसलिए है क्योंकि आप देख सकते हो कि इसमें जो अपर प्लेट दी हुई है उसमें लाइंस ऑफ फोर्स दोनों तरफ से बाहर निकली, इधर भी बाहर निकली है और यहां भी बाहर निकली है, जो ये बताती है कि लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज कर नहीं है। उसी तरह से जो लोअर प्लेट है, आप देखेंगे कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऊपर से भी आ रही हैं लोअर प्लेट की तरफ और नीचे से भी लोअर प्लेट की तरफ आ रही हैं। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज कर रहा है तो उसकी अपोजिट डायरेक्शंस दो जगह पर नहीं हो सकती हैं। एनसीईआरटी बुक में एक्सप्लेनेशन ये दिया है कि किसी भी दो में से किसी एक प्लेट का अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स निकालोगे उसके थ्रू तो वो जीरो नहीं आएगा, इसलिए भी ये डायग्राम रॉन्ग है। देखिए फिगर डी है बेटा, फिगर डी मिस हो गया था। ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू आ करंट कैरिंग सोलेनोइड है। तो ये डायग्राम इसलिए रॉन्ग है क्योंकि इसमें, ये रॉन्ग डायग्राम है क्योंकि इसमें सारी लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो स्ट्रेट गई हुई हैं, जबकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को सोलेनोइड के एंड्स पर, दोनों एंड्स पर थोड़ा डाइवर्ज हो जाना चाहिए, फैल जाना चाहिए। तो ये स्ट्रेट है इसलिए रॉन्ग है। ये लास्ट डायग्राम जी दिया हुआ है जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट दी गई हैं, इसलिए भी ये रॉन्ग डायग्राम है क्योंकि इन लाइंस ऑफ फोर्स को थोड़ा सा कर्व होना चाहिए, स्पेशली आउटर मोस्ट, अपर मोस्ट और जो बॉटम मोस्ट लाइंस हैं वो थोड़ी कर्व्ड होनी चाहिए, क्योंकि एकदम परफेक्ट स्ट्रेट लाइंस हैं, इसलिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं है। ये गलत डायग्राम है, रॉन्ग डायग्राम है। तो इस तरह से हमने देखिए, मैंने आपको बहुत अच्छी से समझाने की कोशिश की है। इन डायग्राम्स को आप रिपीट करोगे तो मुझे यकीन है कि आपको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी और बढ़ जाएगी। मैग्नेटिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम लोग इस पे निकालते हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल और बार मैग्नेट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको याद होगा हम लोगों ने टॉर्क पढ़ा था, टॉर्क है P sin थीटा होता है, याद है आपको। एक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट P होता है, उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में अगर वो फ्रीली सस्पेंडेड हो, मेकिंग एंगल थीटा विद द फील्ड, तो उस पर एक्ट करने वाला टॉर्क टाउ इक्वल टू P sin थीटा। उसी तरह से ये भी बताया जा सकता है कि एक मैग्नेटिक डाइपोल जिसका मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M है, जब इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में हम लोग रखते हैं और अब वो एंगल थीटा बना रहा फील्ड से, तो उस पर एक्ट करने वाला टॉर्क टाउ इक्वल टू MB होगा। तो ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B है, इसमें एक मैग्नेटिक डाइपोल और बार मैग्नेट जिसकी लेंथ 2L है और पोल डिस्टेंस स्मॉल m है, वो हमने रखा हुआ है, मेकिंग एंगल थीटा विद द फील्ड। कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल NS of pole distance small m and magnetic length 2L in a uniform magnetic field vector B making angle theta with the field। इस डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल का जो नॉर्थ पोल है उस पर फोर्स लगेगा MB मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और साउथ पोल पर सेम इक्वल फोर्स लगेगा MB बट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्थ पोल पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है और साउथ पोल पर मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे पॉजिटिव चार्ज पर नेगेटिव चार्ज दोनों पर फोर्स लगते थे, इलेक्ट्रिक फोर्स लगते थे QE पर वो अपोजिट होते थे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, राइट। दीज फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन एंड एक्ट ऑन डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन। इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है और इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये, इनके भी जो परपेंडिकुलर कितना है NT के इक्वल।
So they form a torque. The forces MB, MB are equal and opposite, acting on the different lines of action. Important बात ये है, इसी टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं, और टॉर्क का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. टॉर्क इज इक्वल टू होता है either force into perpendicular distance. perpendicular distance का पूरा नाम जो है वो है perpendicular distance between the lines of action of forces. पर इतने से हमारा काम चल जाता है. तो हमने टॉर्क ले लिया टाउ, फोर्स दो में से कोई एक ले लिया एमबी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बचा यहाँ पे एनटी. इक्वेशन नंबर 1. नाउ इन ट्राइंगल एनएसटी, इन ट्राइंगल एनएसटी हम लोग साइन थीटा की वैल्यू लिखेंगे. तो साइन थीटा की वैल्यू जाएगी हमारे पास साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि एनटी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज विच इज एनएस. तो एनएस की जो लेंथ है वो 2l है, सब जानते हैं, एनटी, राइट. सो एनटी इज इक्वल टू होगा 2l साइन थीटा. एनटी की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट कीजिए. पुट द वैल्यू ऑफ NT in equation 1. इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमको मिलेगा टाउ इज इक्वल टू mb इंटू 2l साइन थीटा, जिसको रीअरेंज करके लिखा जा सकता है स्मॉल m इंटू 2l b साइन थीटा. ये जो m इंटू 2l है पोल स्ट्रेंथ इंटू इफेक्टिव लेंथ, इसी को हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं. तो हमने लिख दिया पुट स्मॉल m इंटू 2l इक्वल टू कैपिटल M मैग्नेटिक मोमेंट. तो मैग्नेटिक मोमेंट हमने लिखा, तो हमारे पास मिलेगा टाउ इज इक्वल टू कैपिटल M B sin theta, which is the expression for the torque acting on a magnetic dipole in a uniform electric field. इसका वेक्टर फॉर्म जो होता है, इन वेक्टर फॉर्म टाउ इज इक्वल टू होता है m क्रॉस p फॉर्म होता है. तो प्लीज नोट कर लीजिए, फिर छोटा सा प्रॉब्लम भी बता देते हैं. वेक्टर फॉर्म बोर्ड पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे साइन थीटा भी नहीं दिख रहा है. तो साइन थीटा ये लाइन जो यहाँ मिस हो रही है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बच्चे लोग. साइन थीटा इज इक्वल टू NT अपॉन NS, यानी NT अपॉन 2L. सो आपके पास NT की वैल्यू नहीं आई, नोट कीजिए प्लीज. और ये जो टॉर्क है वेक्टर फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म टाउ इज इक्वल टू होता है m क्रॉस p. प्लीज नोट कीजिए. ये पार्ट भी थोड़ा यहां से मिस हो रहा है. तो ये इन ट्राइंगल NST लिखा है, इन ट्राइंगल NST के बाद इन ट्राइंगल NST लिखा है, इन ट्राइंगल NST. नोट कीजिए प्लीज. टॉर्क का जो वेक्टर फॉर्म है आप देख सकते हैं कि हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी बनाई थी, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक डाइपोल जो है वो दरअसल मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन इस तरह से. तो प्लीज आगे समझिए, मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्शन ऊपर की तरफ नहीं है, बल्कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेट ऐसे रखा हुआ है अंदर की तरफ, ध्यान रखना. दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन में है. मैग्नेटिक मोमेंट m और मैग्नेटिक फील्ड b दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन में है. इनके बीच में एंगल थीटा है. और अगर राइट हैंड थंब रूल हम लोग लगाएं m क्रॉस b के हिसाब से, तो टॉर्क की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड साइड में टाउ की डायरेक्शन, राइट. और जैसे कि बताया था हमने, ये वेक्टर फॉर्म में टॉर्क का वैल्यू होता है टाउ इक्वल टू m क्रॉस b होता है. अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल. तो वो मैं आपको बताता हूं. तो आप हेडिंग डाल सकते हैं, वर्क डन इन rotating a magnetic dipole. A magnetic dipole in a uniform magnetic field. Magnetic field.
वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए इसका डेरिवेशन ऐसा है, हम लोग जानते हैं, इससे स्टार्ट करते हैं। टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था। हम लोग जो पिछला कंसिडर करें कि हमारे पास एक डाइपोल है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M है और वो किसी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, राइट। तो इस पर टॉर्क लिखना है तो लिख सकते हैं, लिखिए कंसिडर ए मैग्नेटिक डाइपोल, ये हेडिंग है बच्चों। कंसिडर ए मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ magnetic moment capital M in a uniform magnetic field, जब डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है तो उसमें क्या होगा, तो देखिए इसका आगे when the dipole makes angle theta with the field, the torque on the dipole, the torque acting on the dipole, ये होगा आपका टाउ इज इक्वल टू होगा MB साइन थीटा। इक्वेशन होगा, मुझे देखना है कि बोर्ड में दिखाई दे रहा है कि नहीं। एक्टिंग द डाइपोल, यस नहीं आ रहा है। टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, होगा इतना। टॉर्क एक्टिंग डाइपोल कितना होगा, ये होगा टाउ इज इक्वल टू MB साइन थीटा होगा। नोट कीजिए प्लीज, इक्वेशन होगा यहां तक लिखिए, फिर आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये जो टॉर्क है टाउ इज इक्वल टू MB साइन थीटा, ये एक वेरिएबल टॉर्क है, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे जैसे डाइपोल रोटेट होगा थीटा की वैल्यू चेंज होती जाएगी, और थीटा की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होती जाएगी उस पर लगने वाला टॉर्क बदल जाएगा। दिस टॉर्क इज वेरिएबल, इसलिए इंटीग्रेशन मेथड से वो बहुत ध्यान रखिएगा। हम लिख सकते हैं दिस टॉर्क इज वेरिएबल as it changes continuously with the magnetic field, with its position. So the work done in rotating the dipole. So work done in rotating the dipole from position theta 1 to position theta 2. From position theta 1 to position theta 2 will ये होगा W is equal to integration of tau d theta from theta 1 to theta 2. Put the value of torque. Now put tau is equal to MB sin theta from equation 1. इक्वेशन 1 से जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये होगा आपका W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ MB साइन थीटा d थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2. MB एक कांस्टेंट है, MB इज कांस्टेंट, सो इट कैन बी टेकन आउटसाइड इंटीग्रेशन. तो ये जाएगा आपका MB इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा d थीटा from theta 1 to theta 2, right? अब MB कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन sin थीटा इज इक्वल टू सब जानते हैं, इक्वल टू होता है माइनस cos थीटा होता है.
तो हम इसमें सॉल्व किया तो W इज इक्वल टू हमको मिलेगा MB, इट विल बी इक्वल टू माइनस कॉस थीटा एंड लिमिट इज फ्रॉम θ1 टू θ2। अब या तो इस नेगेटिव साइन को बाहर निकालिए या तो लिमिट्स को आप इंटरचेंज कीजिए। तो आप अगर बाहर निकाल लें है ना माइनस MB, हालांकि माइनस साइन को हटाए बिना लिमिट्स इंटरचेंज हो सकती है, पर हम लोग लेते हैं। तो माइनस MB को हमने बाहर निकाल लिया तो ये बचा पास cos थीटा एंड द लिमिट इज फ्रॉम θ1 टू θ2। नाउ W इज इक्वल टू माइनस MB और ये होगा cos θ2 माइनस cos θ1, राइट। और इस नेगेटिव साइन को हम लोग अंदर लेके जाएंगे तो W इज इक्वल टू क्या, W इज इक्वल टू MB sin cos θ1 माइनस cos θ2। प्लीज नोट कीजिए प्लीज। तो वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल का ये डेरिवेशन हमने पढ़ लिया है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो हम लिख सकते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं, हेडिंग भी है, इज इक्वल टू, आप देखो फिर दोस्तों, इज इक्वल टू वर्क डन, इज इक्वल टू वर्क डन टू rotate the dipole, equal to work done to rotate the dipole, magnetic dipole, rotate the dipole from perpendicular position to that position, राइट। तो देखिए जैसे हम लोग बनाए कि मान लीजिए हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म, और इस पर एक मैग्नेटिक डाइपोल जो है वो ऐसे रखा हुआ, बार मैग्नेट बना देते हैं ना, बार मैग्नेट ऐसा मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बनाते हैं, राइट। ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। तो सवाल है कि इस पोजीशन पे जब मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है, पोजीशन 2 लिख लेते हैं, इस पोजीशन पर थीटा पोजीशन पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ये है कि परपेंडिकुलर पोजीशन, मतलब कि जब मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये पोजीशन 1 मान लेते हैं दोस्तों, राइट। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो इफ द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेट एट पोजीशन 2, तो इसका आंसर है इट इज इक्वल टू वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2, फ्रॉम 90 डिग्री पोजीशन टू थीटा पोजीशन। ये आपको ना, तो हमको इस पोजीशन पे निकालना है। तो हम कैसे करेंगे इसको, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल का, उसमें θ1 की जगह पर हम पुट कर देंगे 90 डिग्री और θ2 की जगह पर हम पुट कर देंगे थीटा। तो अपने आप ही हम लोग को पोटेंशियल जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। तो देखिए हम लोग ये डायग्राम बना सकते हैं, और हमने स्टार्ट किया जो अभी हमने पढ़ा, वी नो दैट वर्क डन इन रोटेटिंग ए मैग्नेटिक डाइपोल इज इक्वल टू होता है MB cos θ1 minus cos θ2 if θ1 is equal to 90 degree and θ2 is equal to theta, then what, then W is equal to होगा आपका MB और ये होगा cos 90 minus cos θ। हम सब जानते हैं cos 90 0 होता है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये हो गया MB, ये हो गया आपका 0 माइनस cos थीटा, दैट इज इक्वल टू, ये हो गया आपका माइनस MB cos थीटा हो गया, राइट। सो हम लिखते हैं, फिर हम लिखेंगे दिस वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, दिस वर्क डन
this work done is equal to potential energy of the magnetic dipole. तो लिखेंगे इसके बाद इसको u थीटा, पोटेंशियल जी के लिए u है, u फॉर पोटेंशियल, थीटा क्वेश्चन पर तो लिखो माइनस mv cos थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और u थीटा इक्वल टू एक्चुअली हो जाएगा आपका माइनस m डॉट b, a डॉट b मतलब ab cos थीटा, तो ab cos थीटा को a डॉट b भी लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला प्लीज नोट कीजिए। तो देखिए बच्चे लोग, मैग्नेटिज्म के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं आपकी बुक्स में दिए हुए हैं, बहुत ही आसान से हैं, पर ये क्वेश्चन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और मुझे लगा कि क्वेश्चन डिस्कस कर लेने चाहिए बच्चों से। तो प्लीज़ आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और चाहें तो एनसीईआरटी बुक का ये क्वेश्चन है 5.5 पेज नंबर 181 है, ओल्ड बुक से, एक दो पेज यहाँ वहाँ हो सकता है, तो आप इस क्वेश्चन को ठीक से देख लीजिए, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल से क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, तो प्लीज क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर मैं बताता हूं। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बच्चे लोग मैं आपको बता देता हूं, मैं कुछ चीजें याद दिला देता हूं। ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। तो जो इसमें 4 डायग्राम हमने बनाए हैं, आप उसको प्लीज ध्यान से देखिए। डायग्राम नंबर 1, डायग्राम नंबर 2, ये आपका 3rd पोजीशन है और ये 4th पोजीशन। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेटिक डाइपोल या एक मैग्नेट 4 डिफरेंट पोजीशंस में, 4 डिफरेंट ओरिएंटेशंस में रखा हुआ है। फर्स्ट डायग्राम में आप देखेंगे तो यहां पर मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शंस में है, तो थीटा इक्वल टू 0 है, ध्यान रखना। और हम इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। आपको याद होना चाहिए, या आप अगर आपको नहीं मालूम तो आपको याद दिला देता हूं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम हम लोग जो डाइपोल को कहते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन, वो तब होता है जब डाइपोल पे लगने वाला टॉर्क 0 होता है। इन अदर वर्ड्स, इन सिंपलर वर्ड्स हम ये कहते हैं कि जब कोई डाइपोल किसी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होता है तो हम बोलते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है। तो जब थीटा की वैल्यू 0 होती है, मैग्नेटिक फील्ड P और मैग्नेटिक मोमेंट M दोनों सेम डायरेक्शंस में होते हैं, थीटा की वैल्यू 0 होती है, जाहिर सी बात है कि इस केस में टॉर्क इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि टॉर्क इज इक्वल टू होता है mb sin थीटा, यानी कि mb sin 0, यहां पर sin 0 हो जाएगा तो टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसको स्टेबल पोजीशन बोलते हैं। पर एक और स्टेबल पोजीशन, एक और इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है जिसमें मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल तो होता है, पर मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट m और मैग्नेटिक फील्ड B के बीच में एंगल 180 डिग्री होता है। तो ये भी इक्विलिब्रियम है, पर इसको हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं, इक्विलिब्रियम, इसे हम लोग अनइक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। इस पोजीशन में भी टॉर्क जो है, टॉर्क की वैल्यू 0। अगर हम इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहें तो जो हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला है U इज इक्वल टू माइनस mb cos थीटा। तो आप देखोगे कि अगर थीटा की वैल्यू 0 है, cos थीटा की 1 होगा, तो यहाँ पे टाउ इज इक्वल टू आएगा आपका माइनस mb। पहले मैं देख लेता हूं कि ये बोर्ड से कट तो नहीं रहा है, यस, टाउ इज इक्वल टू 0, बोर्ड के बाहर जा सकता है ये डायग्राम। हाँ, तो इस पोजीशन में टॉर्क जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू आएगी माइनस mb cos थीटा, राइट। मैं इसको लिखता हूं ऐसे, ये पोजीशन 1 है मान लीजिए ना बेटा, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है। इस पोजीशन में टॉर्क की वैल्यू 0 है और पोटेंशियल एनर्जी हम निकालेंगे तो ये आएगा आपका माइनस mb। माइनस mb कैसे आया ये मैं बता देता हूं। U इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस mb cos थीटा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये होगा माइनस mb cos 0। cos 0 इक्वल टू 1 होता है, इसलिए U इक्वल टू आ जाएगा माइनस mb और cos 0 इक्वल टू 1 दैट इक्वल टू माइनस mb। तो पोटेंशियल एनर्जी इस पोजीशन में माइनस mb आ गया, राइट। ये आपको ध्यान रखना है।
यहां पर थीटा की वैल्यू 180 है, तो 180 मतलब कॉस की वैल्यू 180 हो जाएगी, और आपको मालूम चाहिए कि कॉस 180 जो है वो -1 होता है, तो माइनस इंटू माइनस जो है ये हो जाएगा प्लस। तो यहां पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि यहाँ नीचे बोर्ड से दिख नहीं रहा है, तो यूजी का तो यहाँ पे प्लस एम भी होगा, ध्यान रखना। स्टेबल पोजीशन में पोटेंशियल माइनस एम भी होती है, और अनस्टेबल पोजीशन में मैग्नेटिक मोमेंट की या सिस्टम की पोटेंशियल मैक्सिमम होती है। अब आप देखिए ध्यान से आगे, इन दोनों पोजीशंस को आप चेक करोगे जब डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री या 270 डिग्री होती है, तो हम जानते हैं कि cos 90 एंड cos 270 दोनों की वैल्यू 0 होती है, इसलिए माइनस एम भी इंटू 0 हो जाएगा, और इन दोनों पोजीशंस में पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, इस पोजीशन पे भी U90 चलो लिख देते हैं, ये 0 होगी, और U270 भी 0 होगी। तो इसकी समझ आपको होगी। तो जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 5.5 है, वो आपको अच्छी से समझ में आएगा, राइट। ये आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। ये एक इसको आप हिंट कह सकते हैं, ठीक है, और ये अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको कराया है। एक चीज और आप बच्चों को सबको समझ में आनी चाहिए, ये डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल है या बार मैग्नेट है, और ये पॉइंट पी मैग्नेट के एक्सियल लाइन पोजीशन पर रखा हुआ है बेटा। ये कौन सी पोजीशन है भैया? ये एक्सियल लाइन पोजीशन है, एक्सियल लाइन पोजीशन, एक्सियल लाइन पोजीशन है ये आपको ध्यान, राइट। तो एक्सियल लाइन पोजीशन पे आप देखोगे कि मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट एंड द मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शंस में, तो मैग्नेटिक मोमेंट m एंड मैग्नेटिक फील्ड b, ये दोनों सेम डायरेक्शंस में आते हैं, आर इन सेम डायरेक्शन, आर इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। इसीलिए एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट m एंड थीटा, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट m एंड मैग्नेटिक फील्ड b इज 0 होता है। एक्सियल लाइन पोजीशन में थीटा की वैल्यू 0, जबकि मैग्नेट के इक्वेटोरियल लाइन पोजीशन पर आप देखोगे ये B1 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल है, B1 B2, इनका रिजल्टेंट B है, तो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी की होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, राइट। जबकि मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ऐसा है, इसमें इक्वेटोरियल लाइन पोजीशन में भैया, ठीक है। ये कब हो रहा है बच्चे लोग? ये हो रहा है इक्वेटोरियल लाइन पोजीशन, इक्वेटोरियल लाइन पोजीशन में, लाइन पोजीशन में, इक्वेटोरियल लाइन पोजीशन में मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर m, मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड b आर अपोजिट इन डायरेक्शन, आर अपोजिट इन डायरेक्शन, आर अपोजिट इन डायरेक्शन। सो थीटा इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री इनके बीच में, m और p के बीच में। ये भी आपको अगर याद होगा तो क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं, जो हमने अभी नोट कराया, एग्जांपल नंबर 5.5 ऑफ द एनसीईआरटी बुक, इसको करने में, इसको समझने में आपको मदद मिलेगी, विच इज ए गुड क्वेश्चन, रियली अ गुड क्वेश्चन। तो बच्चे लोग आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आपको बता दिया मैंने कि क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन का आप नंबर नोट कर लीजिए, 5.5 है, आपको बता दी क्वेश्चन। और अगर आप चाहें तो इसके पहले जाकर देख सकते हैं क्वेश्चन को, या एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन 5.5 एग्जाम्पल देखिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप करेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगी और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को हम देखिए। तो आप देखिए कि जो यहाँ पे दो मैग्नेटिक नीडल्स हैं, एक P और एक Q, दो मैग्नेटिक नीडल्स है, चलो उसको मैग्नेटिक डाइपोल मान लेते हैं, एक मैग्नेट थ्योरम मान सकते हैं। तो ये सेंटर O पर पहला मैग्नेटिक डाइपोल रखा हुआ है, पहला मैग्नेटिक नीडल रखा हुआ है, जिसके मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्शन ये एरो से दी हुई है। और जो दूसरी मैग्नेटिक नीडल है उसकी 6 डिफरेंट पोजीशन दी हुई है, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, और डिफरेंट पोजीशंस में हम लोग को मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल निकालना है। तो देखिए मैं आपको अलग से समझाता हूं, एक एक करके आप चाहे तो बना सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारे हिसाब से। तो आप देखिए सेंटर O पे जो मैग्नेट रखा हुआ है, मैग्नेटिक नीडल है हालांकि,
पर उसको हम लोग मैग्नेट मानते हैं। तो इसके मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन दी हुई है एम, इस तरह से। जाहिर सी बात है कि इसका साउथ पोल यहां पर होगा और इसका नॉर्थ पोल यहां पर। कौन सी नीडल है? पी नीडल है। दो मैग्नेटिक नीडल, पहली नीडल को पी माना है हम लोग ने, ठीक है। और एक एक करके हम लोग जो नीडल क्यू की जो 6 पोजीशंस हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो पहले अपन Q1 Q2 को डिस्कस करते हैं। तो ये मैग्नेट, पहली मैग्नेटिक नीडल यहां पर है। तो दूसरी मैग्नेटिक नीडल देखिए ध्यान से, जो Q1 को लोग चेक करते हैं, फर्स्ट पोजीशन Q1 को चेक करते हैं। तो ये जो Q1 की जो पोजीशन है, सेकंड नीडल की जो Q1 पोजीशन है, पहली मैग्नेटिक नीडल P की वजह से, इस मैग्नेट की वजह से, पहली मैग्नेटिक नीडल की वजह से यहां पर जो मैग्नेटिक जो डायरेक्शन होगी वो होगी ऐसे, ऐसे। तो बता सकता है क्यों? क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि किसी भी मैग्नेट Q1 जो है, जो Q1 है वो फर्स्ट मैग्नेटिक नीडल के इक्वेटोरियल लाइन पोजीशन पर आ रहा है। यहां पर एक मैग्नेटिक नीडल की पहली वाली, इस नीडल की वजह से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी। इक्वेटोरियल लाइन पोजीशन पर मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं। अब इस पोजीशन पर जो सेकंड नीडल रखी हुई है उसके मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शंस ऐसी दी हुई है, यानी कि इनके बीच में एंगल जो है वो बन रहा है 90 डिग्री। उसी तरह से आप देखोगे कि जो सेकंड नीडल है उसकी Q2 पोजीशन पर भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालें फर्स्ट मैग्नेट की वजह से, तो ये भी इक्वेटोरियल लाइन पोजीशन है, इसलिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट के एक दूसरे के अपोजिट होगी। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी इस पहली मैग्नेटिक नीडल की वजह से। और जो दूसरी मैग्नेटिक नीडल Q रखी है Q2 फॉर्म में, वो यहां पर Q2 पोजीशन पे ऐसी रखी हुई है। अगेन इनके बीच में एंगल मान लीजिए थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आ गया है। माने क्या है, ध्यान आपको याद होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए हमने देखा है कि जब कोई मैग्नेट या मैग्नेटिक नीडल किसी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो, मैग्नेटिक फील्ड B और मैग्नेटिक मोमेंट M, दोनों उनके बीच में एंगल थीटा 0 या 180 हो, तब हम उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अगर वेक्टर M और मैग्नेटिक फील्ड B सेम डायरेक्शंस में है, उनके बीच में एंगल थीटा इक्वल टू 0 है, तो उसे स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। जबकि मैग्नेटिक मोमेंट M एंड मैग्नेटिक फील्ड B अगर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में हो, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो, तो उसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पोजीशन Q1 एंड Q2 जो है आपकी, Q1 पोजीशन ये है सेकेंड नीडल की, और Q2 जो पोजीशन है, इन दोनों पोजीशन पे जो मैग्नेटिक नीडल है या सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो Q1 और Q2 पोजीशन जो है, यानी कि बुक्स आपने जिस तरह से आंसर दिया कि PQ1 एंड PQ2 पोजीशन जो है, ठीक है, पोजीशंस आर नॉट इन इक्विलिब्रियम, पोजीशंस आर नॉट इन इक्विलिब्रियम, नॉट इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए थीटा की वैल्यू 0 या 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग करते हैं इसके बाद पोजीशन 3 एंड 4 को करते हैं। तो ये 3 या 5 को कर लेते हैं। चलिए, तो आप इसको लिखिए और उसको समझिए क्वेश्चन को। इट्स अ गुड क्वेश्चन, अच्छे बच्चों को जरूर करना चाहिए क्वेश्चन, पढ़ने वाले बच्चों, आप सब पढ़ने वाले बच्चों। तो भैया इसको पॉज करके आप लिखिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जगह नहीं है तो इसको मिटाना पड़ेगा हमको। अब हम लोग डिस्कस करते हैं पोजीशन नंबर सेकेंड नीडल की 3 पोजीशन, Q3 एंड Q5 एक जैसे हैं इसलिए कर लेते हैं। फिर से देखिए, फर्स्ट मैग्नेटिक नीडल जो है P, वो यहां रखी हुई है। ये फर्स्ट मैग्नेटिक नीडल P है, ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल। कैसे पता चला साउथ नॉर्थ? क्योंकि इसके मैग्नेटिक मोमेंटेशन ऊपर की तरफ दी गई है, तो ये इसके मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है फर्स्ट मैग्नेटिक नीडल P के। अब आप देखेंगे कि भैया Q3 और Q5 पोजीशन फिर से चेक करते हैं। फिर से आप देखिए, ये पॉइंट जो है, ये दोनों पोजीशन Q3 और Q5 वाली दोनों जो पोजीशंस है, वो आप देख सकते हैं कि इसी मैग्नेटिक डायपोल के इक्विटोरियल पोजीशन पर है। तो मैग्नेटिक मोमेंटेशन अपवर्ड्स है, देख रहे हैं, तो यहां पर मैग्नेटिक डायरेक्शन होगी अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि किसी भी मैग्नेट के इक्विटोरियल पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक एम एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं। तो एम और बी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में होंगे, क्योंकि ये जो दो पॉइंट्स हैं वो इक्विटोरियल पोजीशन पर है, फर्स्ट मैग्नेटिक नीडल के इक्विटोरियल लाइन पर है।
अब यहां पर जो सेकंड नीडल रखी हुई है आप देख सकते हैं कि जो Q3 है उसके मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन इस तरह से दी है, थर्ड पोजीशन ऑफ सेकंड मैग्नेटिक नीडल, राइट। ये दोनों सेम डायरेक्शंस में है, यानी कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 है। और यहां पर आप देखोगे कि जो सेकंड नीडल है जिसकी पोजीशन Q5 दी हुई है यहां पर, वो ऐसी दी हुई है, देखिए Q5 मतलब मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन जो है वो ऐसी है। यहाँ पर Q3 मतलब मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन जो है, मैग्नेटिक मोमेंट की ऐसी है। तो इस पोजीशन पे मैग्नेटिक मोमेंट M और मैग्नेटिक फील्ड B सेम डायरेक्शंस में है, यानी कि थीटा की वैल्यू 0 है। तो ये कहलाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा, ये पोजीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक, यहां आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड B ड्यू टू द फर्स्ट मैग्नेटिक नीडल और जो सेकंड मैग्नेटिक नीडल की फिफ्थ पोजीशन है Q5, उसके मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में। यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट M एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में है, यानी कि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है, इसलिए ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, राइट। आप जानते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पोटेंशियल जो होती है ना, वो -mv होती है, ध्यान रखना अगर आपको याद हो, चेक करो। पोटेंशियल ऑफ ए डाइपोल इन स्टेबल पोजीशन -mv cos थीटा -mv cos 0 इक्वल टू 1, तो -mv होता है। और इस पोजीशन में पोटेंशियल जो होती है वो होती है +mv होती है। +mv मतलब मैक्सिमम और माइनस मतलब मिनिमम। जो अच्छे बच्चे हैं और रियली कंसेप्ट को समझना चाहते हैं, इसलिए क्वेश्चन एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हम कह सकते हैं ये है, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर बची Q4 एंड Q6, वो भी हम लोग करते हैं। तो आप देख सकते हो कि जो Q4 पोजीशन है, Q4 पोजीशन आप देख रहे हैं कि यहां पर ये दोनों एक्सल लाइन पर है, Q4 एंड Q6, ठीक है। किसी भी मैग्नेट के एक्सल लाइन पोजीशन पर मैग्नेट की वजह से, मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से, मैग्नेटिक नीडल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो मैग्नेटिक फील्ड M के अलोंग होता है, इसकी सेम डायरेक्शन होता है। यहां पे मैग्नेटिक डायरेक्शन देख रहे हैं अपवर्ड्स है, तो इस मैग्नेट की वजह, फर्स्ट मैग्नेट फील्ड की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ऐसी। आई रिपीट, एक्सल लाइन पोजीशन पर मैग्नेटिक मोमेंट M और मैग्नेटिक फील्ड B सेम डायरेक्शंस पे होते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड इस नीडल P की वजह से, और यहां निकालेंगे तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन पे होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड। आप लोगों को याद होना चाहिए किसी भी मैग्नेट के या इवन किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सल लाइन पोजीशन पे वेक्टर M और वेक्टर B सेम डायरेक्शन में होते हैं। अब यहां पर आपको जो Q4 पोजीशन दी, मतलब कि सेकंड नीडल की जो फोर्थ पोजीशन दी गई है, उसमें कहा गया है कि फोर्थ पोजीशन जो कि Q4 हम कह रहे हैं, इसमें मैग्नेटिक मोमेंट ऐसी है, ये Q4 वाली पोजीशन। तो मतलब कि मैग्नेटिक मोमेंट M और मैग्नेटिक फील्ड B दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में साफ दिख रहा है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू यहां पर 180 डिग्री है, इसीलिए ये अनस्टेबल पोजीशन होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। यहां पर आप देखोगे तो Q6 को आप देख सकते हैं कि Q6 में मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ऐसी हो सकती है। सेकेंड फिल्म की जो Q6 पोजीशन दी है, वहां पर मैग्नेटिक मोमेंट M और मैग्नेटिक फील्ड B दोनों सेम डायरेक्शंस में है। थीटा इक्वल टू कितना हो गया, तो थीटा इक्वल टू हो गया 0, एंड देयरफॉर हम बोलेंगे कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसका मुझे बी पार्ट ही करना है। इसका आंसर फटाफट देखिए, पर बताते हैं। इसका एक पार्ट और है जो सी पार्ट दिया है, वो अपन को देखना है, वो हम लोग बताते हैं। देखो यहां तक बताते हैं। उसमें लिखा है कि किस पोजीशन पे which configuration corresponds to the lowest potential energy among the configuration। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम तब होगी जब डाइपोल मोमेंट, जब थीटा की वैल्यू होगी 0, जब मैग्नेटिक मोमेंट M और मैग्नेटिक मोमेंट M और मैग्नेटिक फील्ड B दोनों सेम डायरेक्शंस में होंगे, ठीक है। तो यहां पर उसको भी बताते हैं, सी पार्ट करते हैं। इसे बता रहा हूं भाई, जिन लोगों ने नहीं लिखा है या नहीं लिख पाए हैं वो लोग इसको पॉज करके लिखिए, समझिए ज्यादा, ठीक है। तो सी पार्ट दिया है कि इन 6 पोजीशंस पे मैग्नेटिक सेकंड मैग्नेटिक नीडल के 6 पोजीशंस में Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 एंड Q6, इन सब पोजीशन में से
किस पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी होगी मिनिमम। तो मिनिमम देखिए, अगर आप देखोगे मैं रिपीट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आएगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखिए आप, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है U इक्वल टू माइनस mv cos थीटा होता है, ठीक है। जब थीटा की वैल्यू 0 होती है तो cos 0 1 होता है, U इक्वल टू हो जाता है माइनस mv। ये हो गया मिनिमम, क्योंकि नेगेटिव है। जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री या 270 डिग्री होती है तो cos थीटा की वैल्यू हो जाती है 0, क्योंकि cos 90 cos 270 0 होते हैं, तो उस केस में पोटेंशियल जो होता है 0। इससे कम ये है ना, क्योंकि कोई भी नेगेटिव नंबर जो है 0 से कम होता है। और अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन जब होती है तो उस केस में आप जानते हैं कि थीटा की वैल्यू होती है 180, राइट है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा की वैल्यू कितनी होती है, थीटा की वैल्यू होती है 180, ठीक है। cos 180 कितना होता है बेटा, cos 180 होता है -1, तो u इक्वल टू जाता है माइनस mv इनटू cos थीटा मतलब -1, u इक्वल टू जाता है प्लस mv। ये तो हो गया भैया मैक्सिमम, ठीक है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि पोटेंशियल कहां-कहां नेगेटिव हो सकती है, थीटा की किस पोजीशन में मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सेकंड कॉइल, सेकंड मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट कॉइल जो है वो सेम डायरेक्शंस में है। तो ये एक पोजीशन लग रही है, आप देख सकते हो 6 पोजीशन में चेक करो, ये इसके एक्सिलेंट पोजीशन पर है। यहां पर ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गया सेकंड कॉइल का, और ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट मैग्नेट बी हो गया यहाँ पे, ठीक है। मैग्नेटिक 6 पोजीशन पे एक और पोजीशन आप ढूंढिए जहां पर मैग्नेटिक मोमेंट जो है और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शंस में है, ढूंढिए। तो इनमें से यहाँ पे एक पोजीशन मिल सकती है, देखो ध्यान से, यहाँ पे देखोगे ध्यान से, ये इस पोजीशन को देखो, Q5 पोजीशन को चेक कीजिए, यहाँ पर ये मैग्नेटिक मोमेंट है और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आपको Q5 या Q3 में से चेक करो किसमें आएगा। ये फर्स्ट पिन जो है, फर्स्ट मैग्नेटिक नीडल जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ऐसी है। तो Q3 जो पोजीशन है ना, यहाँ पर मैग्नेटिक Q3 की पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी, मैग्नेटिक फील्ड टू फर्स्ट पिन ये ऐसा होगा, बी होगा। और सेकेंड पिन जो Q3 जो है, Q3 पिन का जो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट दिया है वो इस डायरेक्शन में है। तो ये दो पोजीशंस हैं जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। जबकि आप आंसर देखेंगे तो इसमें ये 6 पोजीशन PQ6 पोजीशन दी हुई है। तो इसको क्यों दी आप करने, तो इसका रीजन ये है कि यहाँ पर जब हम पोटेंशियल ये निकालेंगे U थीटा जो कि माइनस mv आएगा, ध्यान रखना माइनस mv। तो यहां पर जब आप पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे ना तो ये माइनस u यानी माइनस m, ठीक है, इंटू बी नहीं 2b आएगा, ठीक है 2b। उसका रीजन ये है, देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आता है। मैग्नेट के एक्सियल लाइन पोजीशन पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो μ0/4π 2m/r3 होता है। तो ये होगा मोर नेगेटिव, ध्यान रखना। मैग्नेटिक फील्ड इसका जो एक्सियल पोजीशन मैग्नेटिक फील्ड इसके कंपेयर में डबल होता है। अगर इस पोजीशन पर फर्स्ट नीडल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बी है इक्वेटोरियल लाइन पोजीशन पर, तो एक्सियल पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड डबल होगा, क्योंकि इक्वेटोरियल लाइन पोजीशन पर इक्वेटोरियल लाइन पोजीशन पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है μ0/4π, लेकिन यहां 2m नहीं बल्कि जस्ट m/r होता है, ठीक है। तो अच्छे बच्चों को, आई रिपीट, अच्छे बच्चों को इस क्वेश्चंस के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए और समझना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरीके से किया होगा। प्लीज नोट कीजिए इसको। ऑसिलेशन ऑफ ए मैग्नेट, बार मैग्नेट और मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक नीडल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट या मैग्नेटिक नीडल अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल अलाइन कर लेती है, पर अगर आप उसको जेंटली थोड़ा डिफ्लेक्ट करोगे तो फिर वो ऑसिलेशन करना स्टार्ट कर देती है, राइट। तो हम ये पहले तो प्रूव करना चाहते हैं कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक नीडल या मैग्नेट का जो ऑसिलेशन होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, और हम उसके टाइम पीरियड को निकालना चाहते हैं। हम जानते हैं कि हम किसी भी मैग्नेटिक नीडल को मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखेंगे
और मैग्नेटिक नीडल मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बनाती है, तो उसमें लगने वाला टॉर्क टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा होता है। तो वो पहले हम लोग लिखते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं। आप लिखिए कंसिडर ए, राइट डाउन प्लीज, राइट डाउन, कंसिडर ए मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक नीडल, कंसिडर ए मैग्नेटिक नीडल और बार मैग्नेट, जो भी है दोनों चलेगा, बार मैग्नेट, बार ऑफ magnetic moment of magnetic moment M, capital M, freely suspended in a uniform magnetic field, in a uniform magnetic field, राइट। जब भी मैग्नेट को हम थोड़ा जेंटली डिस्टर्ब करते हैं और वो थीटा एंगल बनाता है मैग्नेटिक फील्ड से, तो फिर वो उस पर टॉर्क लगता है, रिस्टोरिंग टॉर्क, और ये मैग्नेट जो है इस तरह से ऑसिलेशन करना चालू कर देता है। हॉरिजॉन्टल ट्रैक में इस तरह से ऑसिलेशन वो करेगा, ठीक है। तो हमने लिखा when the magnet or magnetic needle, when the magnet makes angle theta with the field, the restoring torque on the dipole, और मैग्नेट, ये होगा आपका ऐसा रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वल टू होगा माइनस एम बी साइन थीटा, ऐसा होगा, ठीक है। ये लिखिए, फिर बताता हूँ। ये अगर आपने लिख लिया तो मैं इसको बताता हूँ। चलो देखिए, आप जानते हैं, अगर आप चाहें तो डायग्राम बना भी सकते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मान लीजिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना भाई, तो इसमें एक मैग्नेट है। अगर आप इसको, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो एक मैग्नेटिक बार मैग्नेट या मैग्नेटिक नीडल जो है वो इस तरह से अपने को अलाइन कर लेता है, फ्रीली सस्पेंडेड। और अगर आप इसको थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे तो ये इस पोजीशन में ऐसे ऑसिलेशन करना चालू करेगा। जैसे ही वो इस पोजीशन पर आएगा, इस पे फोर्सेस लगने लगते हैं, इस तरह से फोर्सेस तो इसको यहाँ इस पोजीशन में भी लगते हैं, पर टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो पाता क्योंकि फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन एक ही होता है, तो वो कैंसिल कर देते हैं। और ये जो फोर्सेस हैं, जैसे डिफ्लेक्ट होता है थीटा एंगल से, तो जो फोर्सेस है इनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो जाता है, इसलिए वो ऑसिलेट करना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ऑसिलेशन कर रहा है। जैसे हम लोग इसको वर्टिकल यहाँ से देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टली देखेंगे आप लोग तो मैग्नेट इस तरह से ऑसिलेशन करेगा, इस तरह से ऑसिलेट कर सकते हैं। आप चाहें तो डायग्राम बना सकते हैं, राइट। इधर ये नॉर्थ पोल होगा, साउथ पोल, राइट। ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म फील्ड भी है, इस तरह से ऑसिलेट करना चालू कर देता है। तो रिस्टोरिंग टॉर्क जो है उस पर माइनस एम बी साइन थीटा हो गया है। पर आप जानते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू होता है आई अल्फा। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है मैग्नेट का, तो कितना होता है, आई अल्फा होता है। आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अल्फा का मतलब होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। लिखते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क on the acting on the magnet, बार मैग्नेट और मैग्नेटिक नीडल मैग्नेट, ये होता है टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। जैसे इक्वेशन नंबर 2, आई क्या है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मैग्नेट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मैग्नेट। ये डायग्राम में मिटा रहा हूं भाई, जगह नहीं, ऑफ द मैग्नेट about the axis of oscillation
अल्फा जो है बच्चे लोग यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन है मैग्नेट, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, angular acceleration of the magnet, of the magnet. इक्विलिब्रियम में ये दोनों टॉप इक्वल होते हैं, यानी जब मैग्नेट प्रॉपरली ऑसिलेशन करना स्टार्ट कर देता है एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम ये दोनों टॉप द फ्लटिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वल होते हैं। आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम बी साइन थीटा। मैंने आपको ध्यान है कि जो नेगेटिव साइन लगाया है, नेगेटिव साइन ये बताता है कि रिस्टोरिंग टॉर्क मैग्नेट के ऑसिलेशन को अपोज कर रहा है। अगर आपके पास कई जगह तो आप लिख सकते हो इसको यहाँ पे कि नेगेटिव साइन, यहाँ पे नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, इक्वेशन 1 के बाजू में कहीं पे तो नेगेटिव साइन indicates, negative sign indicates that the restoring torque opposes the oscillation of the magnet, मैग्नेट। तो इक्विलिब्रियम ये दोनों इक्वल होते हैं भैया, आई अल्फा इक्वल ये। तो हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। अगर थीटा की वैल्यू बहुत कम हो, अगर मैग्नेट के ऑसिलेशंस छोटे हो, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कम हो, थीटा की वैल्यू कम हो, यानी मैग्नेट बहुत बड़े बड़े ऑसिलेशन ना करके छोटे छोटे ऑसिलेशन करते हैं, तो आपने सुना होगा कि थीटा की वैल्यू अगर कम होती है तो साइन की वैल्यू इक्वल टू थीटा होता है, राइट। तो हम लिख सकते हैं if theta be a small angle, be a small angle, then sin theta is equal to theta. So what? So आप देखोगे कि ये जो हमारा इक्वेशन है ये बदल जाएगा। So हम लिखेंगे I alpha is equal to minus mb theta, साइन थीटा की प्लेस में हमने थीटा लिख दिया है, और इसको सॉल्व करेंगे हम लोग कर सकते हैं, और आई इज इक्वल टू होगा माइनस एम बी अपॉन आई इंटू थीटा। ये कांस्टेंट है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और अल्फा तो अल्फा इक्वल टू इतना हो गया, और ये कांस्टेंट ऐसे हटा जाए हम सकते हैं, और अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन, so और कह सकते हैं उसको वर्ड्स में एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट। सब डिस्प्लेसमेंट एक्सेल प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वहां पे एंगुलर वर्ड लिखा ना, चल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द कंडीशन फॉर द सिंपल हार्मोनिक मोशन। हर ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता है। अगर कोई बॉडी ऑसिलेशन या वाइब्रेशन कर रही है तो हमको ये कंफर्म करना चाहिए या कंफर्म होना चाहिए कि उस ऑसिलेटिंग बॉडी का एक्शन उसके डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है, तभी हम कहेंगे कि इसका ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो यहां हम देख रहे हैं कि मैग्नेट का जो एक्सेलरेशन है वो उसके डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है, इसीलिए मैग्नेट का जो ऑसिलेशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। सो द ऑसिलेशन ऑफ द मैग्नेट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो टाइम पीरियड होता है उसका एक फॉर्मूला होता है, एंड देयरफॉर its time period, मतलब time period of the magnet, and therefore time period of the magnet, ये होता है T is equal to 2 pi root displacement upon acceleration। तो
समझ सकते हैं t इक्वल टू, तो t इक्वल टू जाएगा बेटा 2 पाई, यानी कि हो गया 2 पाई रूट डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्स है अल्फा। तो अब हम अल्फा की वैल्यू